आप सभी से ये अनुरोध है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि दीप प्रज्वलन की विधि आप अपने कर कमलों से संपन्न करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ दिन की जो शुरुआत है, शुभ कार्य की जो शुरुआत है, वो दीप प्रज्वलन की विधि के साथ होती है। और इस बहुत ही अद्भुत क्षण पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, तमस को दूर भगाएं, अंधेरों पर पाकर विजय, आत्मविश्वास की एक नई लौ जलाएं और आत्मविश्वास की एक बेहतर कल की, एक प्रगतिशील बिहार की, समाज की, देश की लौ प्रज्वलित हो चुकी है एडुटेरिया परिवार की ओर से। तो जबरदस्त तालियां एडुटेरिया परिवार के नाम, शानदार तालियां। एडुटेरिया परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई, वो सोच जिसके कारण आज एडुटेरिया इतना बड़ा, इतना विशाल परिवार बन चुका है। और सच कहूँ तो आप सभी इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अनन्य सदस्य हैं। पर इसकी शुरुआत आज जो ये बहुत ही बड़ा विशाल पौधा बन चुका है, पर इस पौधे की, इस बड़े से वृक्ष की शुरुआत कहाँ से हुई, वो बीज दूरदर्शिता का कहाँ से पनपा, वो अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखने वाले हैं। तो मैं हमारी टीम से अनुरोध करूँगी कि वो काइंडली उस वीडियो को प्ले करें। हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एडुटेरिया की जर्नी के बारे में, कैसे शुरू हुआ, कैसे यहां तक पहुंचा और कैसे आपके बीच जगह बना पाई। एडुटेरिया की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2017 को यूट्यूब चैनल के रूप में। यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई को विस्तारित करने और गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए शुरू किया गया था एडुटेरिया यूट्यूब। एडुटेरिया नाम रखना भी एक रोचक घटना रही। मैं चाहता था कि एक ऐसा नाम रहे जो थोड़ा कॉमन ना हो, कुछ अलग हो, लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना सके। खास करके छात्र नाम सुनते ही एक अलग छवि बना सके और इसीलिए दो शब्द चुने, एडू और टेरिया। एडू मीन्स एजुकेशन और टेरिया से शब्द का अर्थ है सेल्फ सर्विस। और इस तरह से एडुटेरिया बना एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। ये शुरुआत हुई थी व्हाइट बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड की जर्नी। जिस व्हाइट बोर्ड की जर्नी में आपने देखा होगा वो मेहनत, वो परिश्रम और वो पसीने से लथपथ तैयारी के दौर, उस तैयारी के दौर से निकल करके आज डिजिटल बोर्ड के दौर में आना, इतने सारे छात्रों के बीच में पहुंचना, ये एडुटेरिया की एक लंबी जर्नी और लंबी कहानी को बयां करता है। एडुटेरिया का मेहनत का ही परिणाम रहा कि एडुटेरिया बिहार में वो पहला यूट्यूब चैनल था एजुकेशनल स्पेशली, जिसे गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब के माध्यम से मिला था। एडुटेरिया की शुरुआत हुई, धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर आए और ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज के माध्यम से छात्रों के बीच पहुंचने का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये रहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो रिजल्ट बीपीएससी ने प्रकाशित किए, जिसमें सफल उम्मीदवारों की जो सूची आई, उसमें से लगभग आधे से अधिक छात्र ऐसे थे जो एडुटेरिया से जुड़े हुए टेस्ट मेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे और वो फाइनल सिलेक्शन लेकर के उच्च अधिकारी पदों पर आज जॉब कर रहे हैं। इस जर्नी के दौरान एक खूबसूरत पल रहा पब्लिकेशन, जो हम लोग छात्रों के पास पहुंचने का सपना देख रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा छात्र तक पहुंचे, उनको सपोर्ट कर सकें। और उसी दौर ने हमें एक नए रास्ते को दिखाया जिसका नाम था पब्लिकेशन। करेंट अफेयर्स की मैगजीन के माध्यम से हम छात्रों तक पहुंचे और बहुत सारे सफल छात्र हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि सर, आपकी मैगजीन ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाया, तैयारी को आसान बनाया, तैयारी को बेहतर बनाया। और इस मैगजीन के माध्यम से हम लोगों ने पब्लिकेशन की शुरुआत की और आज एक मैगजीन के अलावा हमारे पास सैकड़ों ऐसी किताबें हैं जो पब्लिकेशन के माध्यम से छात्रों के बीच पहुंच रही हैं। तो जिस तरह से व्हाइट बोर्ड ने डिजिटल बोर्ड तक का सफर तय कराया, उसी तरह से मैगजीन ने सैकड़ों बुकों के रूप में आपके बीच में उपस्थिति दर्ज कराई। टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग सफल छात्रों की संख्या तो बता देते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कई बार हम छात्रों को नहीं दिखा पाते। एक अच्छा टेस्ट सीरीज आयोजित करने के लिए हमें सैकड़ों की संख्या में टीम बनानी पड़ती है।
और उस टीम में होते हैं हमारे मेंटर्स, हमारे मूल्यांकन करने वाले मेंटर्स, हमारे मॉडल आंसर बनाने वाले मेंटर्स, आपको गाइड करने वाले मेंटर्स। इसके अलावा एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा क्वेश्चन को अरेंज करने वाला, एक सेंटर मैनेजमेंट टीम जिसमें काउंसलर, सारे लोग होते हैं। और इन सभी के मेहनत के बाद सफल हो पाता है एक लंबा मैराथन दौड़। और उस मैराथन दौड़ का फिर परिणाम बहुत सुखद मिलता है जब पता चलता है कि रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के आधे से अधिक छात्र हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और इस सब जर्नी ने एडुटेरिया को एडुटेरिया बनाया। आज इन सारे मेहनत के पिछले 5-6 वर्षों के परिश्रम का ये परिणाम है कि बिहार का कोई भी ब्लॉक, अनुमंडल या जिला बचा हुआ नहीं है जहां यदि हम लोग जाते हैं और वहां एडुटेरिया के छात्र पोस्टिंग पे ना हो, वहां जॉब न कर रहा हो। अक्सर मुलाकातें होती हैं, अक्सर उनसे प्यार मिलता है और वो प्यार और विश्वास ही प्रेरणा देता है कुछ और बेहतर करने का, कुछ और नया करने का, और छात्रों के बीच पहुंचने का, नए आने वाले लोगों को भी मार्गदर्शन प्रदान करने का। और इस जर्नी में आप सब भी शामिल हो रहे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि आप भी आगे आए, आप भी अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़े और एक दिन उज्जवल भविष्य बनाते हुए अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करें। इस पूरी जर्नी की श्रृंखला में एडुटेरिया शुरू हुआ था एक एकला चलो की परिभाषा के साथ, और आज स्थिति ये है कि एडुटेरिया में 200 से ज्यादा लोग जो है मिल करके छात्र हित में काम करते रहते हैं। और ये पूरी जर्नी इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि कदम कदम पर स्टूडेंट्स का भी उसी प्रकार से साथ मिलता रहा जो हम लोग अपेक्षा रख रहे थे। जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही स्टूडेंट्स प्रयास करते हैं, और फिर तय होती है एक जर्नी जिसमें एक स्टूडेंट्स की कहानी शुरू होती है और वो जाके खत्म होता है एक अधिकारी के रूप में। और इस पूरी जर्नी में आप भी सम्मिलित हो, आप भी आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, यही शुभकामनाएं रहेंगी। आशा करते हैं कि आपको एडुटेरिया की जर्नी प्रभावशाली लगी होगी और इस जर्नी का आप भी पार्ट बनेंगे और आने वाले समय में आप भी अधिकारी बनकर अपने परिवार के साथ साथ एडुटेरिया का नाम रोशन करेंगे। हमारे एडुटेरिया परिवार के माननीय संस्थापक प्रवीण सर ने यहाँ पर एडुटेरिया के सफ़र को और कैसे एक छोटा सा बीज पौधे के रूप में परिवर्तित होता है और एक बहुत ही बड़ा छायादार फल देने वाला, फूल देने वाला बड़ा सा विशाल वृक्ष बन जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही रूप हो चुका है एडुटेरिया का। एक छोटे से यूट्यूब चैनल से इसकी शुरुआत हुई और आज हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको एडुटेरिया के छात्रों और छात्राओं में एडुटेरिया की सफलता नज़र आएगी। तो बस यही हमारी सफलता है कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और चलिए इन्हीं बातों के साथ अब मैं मंच पे उन्हें ही आमंत्रित करना चाहूँगी जिनकी दूरदर्शिता का परिणाम है हमारा ये एडुटेरिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे संस्था के माननीय संस्थापक प्रवीण सर की। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह कृपया करके मंच पर पधारें और अपने शानदार ओजस्वी विचारों को हमारे साथ साझा करें। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। आज के इस सेमिनार में उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण और दूर दूर के क्षेत्र से आए हुए हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएंगण, सभी लोगों का आज के इस सेमिनार में स्वागत और अभिनंदन है। मैं अभी वीडियो देख रहा था जो मैंने ही बनाया था एक्चुअली। तो कल हमारी टीम ने कहा कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें बच्चों को आप बताएं कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की थी और क्या रहा। और ज़्यादा समय नहीं, कल मॉर्निंग में मुझे लगता है इसी टाइम से थोड़ा पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अभी आप इसको देख पा रहे थे। और मैं अपना वीडियो देख के खुद बैठ के इमोशनल हो रहा था। वहाँ पे मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि कई बार आप अपने बाहर की चीज़ों को तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि हमारी सफलता क्या है, हमारी जर्नी क्या रही है, हमारे टीम में इतने लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। दूसरे आसानी से आपको जज कर लेते हैं, ये बहुत नामी हो गए हैं, इनको लोग जानते हैं, ये हो गए। लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को बहुत कम लोगों के पास
और दिखाया जा सकता है, कई बार चाहते भी हैं तो वो दिखाना कठिन हो जाता रहता है। लेकिन थोड़ा ये जर्नी लंबी रही है, बट इस जर्नी में मैं अकेले भले ही चला था, लेकिन दोस्त मिलते गए, साथी मिलते गए, टीम बनती गई, और आज ये सब जो हो पा रहा है ये किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं है, एक टीम का परिणाम है। और आज अगर हम एक टीम नहीं होते तो शायद यहाँ हम खड़े नहीं होते। मेरे लिए और थोड़ा गर्व का विषय ये है कि जिस एएन कॉलेज के सभागार में हम लोग ये बैठक आयोजित कर रहे हैं, आज से अगर मैं 7-8 साल पहले जाता हूँ तो मैं इसी कॉलेज में एग्ज़ाम देने आया था, और मैं खुद यहीं प्रिपरेशन कर रहा था। यहीं पे मैं बीपीएससी के सेंटर पढ़ते थे, मैं एग्ज़ाम देने आता था, और उस सेंटर पे जब एग्ज़ाम देने आता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते थे, उसमें मैं भी एक रहता था। और ये कितना सुखद अवसर है, कितना सुखद एहसास है कि जिस सेंटर पे आप कभी एग्ज़ाम देने आते थे, उसी सेंटर के सभागार कक्ष में आप हज़ारों बच्चों के बीच में अपनी उपस्थिति और अपनी प्रतिभा के दम पे आप उपस्थित हो पा रहे हैं, और न केवल अपने लिए बल्कि उनके लिए काम करने का आपको मौका मिल रहा है। एक रोचक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हालांकि ये हम लोगों का इंटरनल पार्ट है कि हमारी टीम में कई बार डिस्कशन होते रहते हैं कैसे क्या करना है, थोड़ा बच्चों के बीच में बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और चलते रहते हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग अपने अपने तरफ से आइडिया लाते हैं। तो ये भी जब यहाँ पे तय हो रहा था कि हम लोग एएन कॉलेज में करेंगे, तो सीट की संख्या पता की गई तो पता चला कि 600-700 से अधिक सीटें हैं। तो फिर किसी ने आइडिया दिया कि क्या इन सीटों को भरने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास किया जाए क्या। तो मैंने पूछा अतिरिक्त प्रयास में क्या होता है। तो अतिरिक्त प्रयास में एएन कॉलेज में ही बताया गया है कि अगर आपके बच्चे नहीं आएंगे तो हम लोग भी बच्चे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यदि 7 साल की जर्नी में मेहनत करने के बाद अगर आज भी ये स्थिति रहे कि हम लोग अगर कोई सभागार कक्ष बुक करते हैं और वहाँ अपने बच्चे बुला करके बैठाने पड़ गए, तो फिर इसका मतलब है हम लोगों ने मेहनत नहीं किया है। और अगर बारिश हो रही है और उसके बावजूद भी सभागार कक्ष भरा हो और ऊपर 10-20 लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, तब पता चलता है कि हाँ एडुटेरिया ने मेहनत की और आपने अपनी प्रेजेंस जो है बनाई है। और ये जो चीज़ें हैं वो आप छीन नहीं सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती ले नहीं सकते हैं। ये बस एक ही कारण से हो सकता है, जब आप और आपके टीम मिल करके मेहनत करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, सोच के प्रति दूसरे की बुराई नहीं बल्कि सोच के प्रति सबकी भलाई हो, तभी आप इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इस पूरे जर्नी में जो लंबा जर्नी रहा एडुटेरिया का, इस दौरान हजारों हजार छात्र मिले, पर्सनली गाइड करने का मौका मिला, क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर तरीके से, पब्लिकेशन के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से छात्रों से जुड़ने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला, उन्हें गाइड करने का मौका मिला। मैंने एक चीज़ महसूस की बिहार में कि जो छात्र तैयारी के लिए आते हैं उनके पास क्या समस्याएं और चुनौती स्पेशली देखने को मिलती है। तो वो समस्याएं शुरू होती है बेसिक स्टडी से, कि शुरुआती दौर में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बेसिक स्टडी में बच्चे पिछड़ जाते हैं दूसरे राज्यों के तुलना में। शहरी क्षेत्रों में अच्छे कन्वेंट स्कूल या कॉलेजेस की तुलना में उतने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव मिल जाता है। वहीं से बच्चे पिछड़ने लगते हैं और उनकी मानसिकता भी पिछड़ने लगती है कि मैं उन छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा जो बड़े बड़े स्कूल संसाधनों से पढ़ करके आए हैं। और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, थोड़े चिंतित रहते हैं, और ज़्यादातर छात्र जो मुझसे मिलते हैं वो यही समस्या के साथ मिलते हैं। फिर मैंने उन लोगों पे काम किया और ये फील किया कि निश्चित रूप से समस्याएं तो होती है, तो जो अगर पीछे थोड़ा कम मेहनत किया है या पीछे उसको अच्छा गाइड नहीं मिला है, तो थोड़ा उसको चाहिए कि पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को समय देना पड़ेगा। यदि कोई 1 महीने में कुछ बेहतर कर ले रहा है तो आप 4 महीने में कीजिए, कोई 1 साल में बेहतर कर रहा है तो आप 1.5 साल 2 साल अपने आप को दीजिए। और अगर ये पेशेंस आप जगा सकते हैं, खुद पर काम कर सकते हैं, तो 2 साल में 1.5 साल में आप भी वहीं खड़े मिलेंगे जो आपने पहली की पढ़ाई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक आपने जो पीछेपन का महसूस किया है, वो आगे के 1.5 साल के पढ़ाई में आप सारा मेकअप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो किसी भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए।
ये सारी चीज़ें मैंने किसी स्टूडेंट्स को देख के नहीं सीखा कि हाँ ये स्टूडेंट्स पे मैंने रिसर्च किया है, ये मैंने अपने आप को भी देख के सीखा है, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ जिस सोसाइटी का पार्ट आप हैं या जो छात्र आते हैं हमारे पास। मैं बिहार के शिवहर जिले से हूँ, वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, और जिस समय मैं वहाँ था, मैं पढ़ाई कर रहा था, उस जिले में एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं था। मैं मुजफ्फरपुर आकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ, मैं वहीं आकर के अपने पीजी कंप्लीट करता हूँ। मैंने अपने तैयारी के 99% तैयारी मुजफ्फरपुर में अकेले एक रूम में बैठ के की। ना तो वहाँ कोई बड़े संसाधन, ना ही कोई दिल्ली के यूनिवर्सिटी के टीचर, ना ही पटना के कोई बहुत बड़ा संसाधन वहाँ। लेकिन वहाँ जब मुझे एहसास हुआ कि चुनौतियाँ कठिन हैं, कैसे इससे पार पाया जा सकता है, तो मैंने कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, अपनी कमियों को पहचान करके उस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने जब थोड़ी बहुत सीख ली चीज़ें कि कैसे बेहतर ढंग से चीज़ों को समझा जा सकता है, तो मैंने उन्हीं को समझाने के लिए पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे ही कंडीशन से थे, उनको भी शुरुआती दौर में तकलीफ़ें होती थी, परेशानियां होती थी। मैंने उनको पढ़ाया। जब 3-4 साल मैंने पढ़ाया और मैं खुद भी पढ़ रहा था, उस दौरान मेरा सिलेक्शन भी हो गया 2014 में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी और मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा था, तो मैं उसी फील्ड में रहा और बच्चों के साथ जुड़ा रहा, पढ़ाना सीखता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा। मेरे घर में एक दुखद हादसा हुआ और उसने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ नया करना चाहिए, और उसी दौरान मैंने एक YouTube चैनल बनाया, सिर्फ यही सोच के कि जो चीज़ें मैंने मेहनत से 4-5 साल लगा के सीखी है, वो मैं आसानी से दूर के बच्चों को भी पहुंचा सकूं। और जब मैंने वो पहुंचाया तो इतना प्यार मिला, आप शायद अब जब YouTube देखेंगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। अब YouTube का दौर बदल चुका है। उस दौर में YouTube पे टीचर नहीं थे जो पढ़ाना चाहते थे, फ्री में कंटेंट देने वाले टीचर की बहुत संख्या कम थी, नहीं के बराबर। और उस दौर में मैंने रेगुलर सीरीज वीडियो बनाए, एक एक सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कराए, और उसका नतीजा ये था कि जब हम लोग शुरू किए थे तो YouTube पे मैं रोज़ काउंट करता था कि आज 500 सब्सक्राइबर थे, अगले दिन 600 हो गए हैं, अगले दिन 700 हो गए हैं। और जब मैंने 6 महीने में पढ़ा लिए अच्छे से, तो वो दौर आया कि मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज अगर 10,000 सब्सक्राइबर है तो अगले दिन 20,000 होता था। और उसका परिणाम रहा कि बिहार में YouTube के माध्यम से जो गोल्डन प्ले बटन मिलता है, वो एडुटेरिया पहला एजुकेशनल चैनल था जिसको ये गोल्डन प्ले बटन YouTube के तरफ से आया था। और उन्हीं परिश्रमों का नतीजा रहा कि फिर हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम चलाए, शिद्दत से चलाए, और उसमें अपार सफलता मिली। चाहे पब्लिकेशन के क्षेत्र में हम लोग आए हों, तो एडुटेरिया मैगजीन आई, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी छात्र होंगे जो एडुटेरिया मैगजीन से परिचित ना हो। और अगर आप किसी भी सफल छात्र से जाके बिहार में पूछ लेंगे और वो ये ना कहे कि हाँ मैंने इसको नहीं पढ़ा है, तो वो हम लोगों की जर्नी रही, वो हम लोगों की सफलता रही। आज के डेट में जितने भी सफल छात्र हैं बिहार में, उनसे जाके आप पूछ लें कि क्या YouTube चैनल पे आपने एडुटेरिया को फॉलो किया है, उसमें 99% कहेंगे कि हाँ, उसके अलावा उस समय कोई विकल्प ही नहीं था हमारे पास। और उस समय का छोड़ दीजिए, 69 का मैं रिजल्ट की बात करता हूँ, अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है। उसमें कुल 16 DSP शायद सेलेक्ट हुए। उनमें से मैं अभी लगभग 13 लोगों से मिला था जो सब लोग आए थे घर पे। तो उनसे भी जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर शुरुआत मेरी भी वहीं से हुई है, आपके बिहार वीडियोस, उसी को देख करके लगा कि हाँ हम लोग भी पढ़ सकते हैं, हम लोग भी तैयारी कर सकते हैं, और वहीं से जर्नी शुरू हुई, और ये जर्नी आज DSP के पद पे आके खत्म हुई है। तो डर लगता है शुरुआत करने में, इसलिए जितने भी छात्र हों या जो भी बच्चे हों जो नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, पहले शुरू करना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, अपने कमियों पर काम करना चाहिए, टीचर्स के और मेंटर्स के सुझावों का पालन करना चाहिए, और 1-1.5 साल में आप महसूस करेंगे कि आप शुरू किए थे तो कुछ और थे, अब आप अधिकारियों की श्रृंखला में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो शुरू करने से कभी डरना नहीं चाहिए, नई चीज़ें शुरू करें। आपको पता है पब्लिकेशन लाइन में जब मैंने शुरू किया था, मैं शुरू करने के बात पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तो पब्लिकेशन में क्या होता है कि आपको पेपर खरीदना होता है, कंटेंट खुद तैयार करते हैं, वो जाके प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, फिर वो बाइंडिंग होता है और बुक के फॉर्म में वो मार्केट में आता है। तो एक बुक जो आप मार्केट में लेते हैं उसके पीछे
कुछ इन्वेस्ट करना होता है पहले, क्योंकि आप जब मार्केट में जाएगी किताबें बिकेंगी, उसके बाद डीलर के पास पैसा आएगा, डीलर आपको भेजेंगे। तो हम लोग उस दौर में ऐसे नहीं थे कि हमारे पास पैसे थे कि हम लोग इन्वेस्ट कर सके। तो 4-5 दोस्त थे जिसकी सैलरी आती थी सबके, सबने 50,000 60,000 जो जिसके पास था 1 लाख कंट्रीब्यूशन किया और पहली मैगजीन हम लोगों ने छपाई थी। जब 4 लाख रुपए हम लोगों के पास सब लोग मिला करके जमा कर पाए थे तो उसको दिया था। अगर हम उस समय ये सोचते कि 4 लाख लगा रहे हैं, नहीं बिकेगा, किताबें छपने के बाद यदि नहीं बिकती हैं तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, वो सिर्फ रद्दी में बिक सकता है, दूसरा कोई विकल्प उसका नहीं होता है। तो हमारे पास वहाँ बहुत बड़ा रिस्क था कि 4 लाख रुपए सब लोगों से उधार ले लेके हम लोग लगा रहे हैं और यदि ये कल होकर के नहीं बिकेगा तो ये पैसे हमारे डूब जाएंगे और हमारी ये शुरुआत फेल हो जाएगी। हमने उस पर सोचा ही नहीं, हमने बस कलेक्ट किए, मेहनत किया, काम किया और भेजा, और उसका नतीजा रहा कि दूसरे तीसरे एडिशन तक आते आते लार्जेस्ट बिहार का सेलर था एडुटेरिया करंट मैगजीन। तो शुरुआत करने से नहीं डरना चाहिए और वो जर्नी ही हमें यहां तक पहुंचाती है, वही जर्नी आपको भी आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो कभी भी शुरू करने से नहीं घबराना चाहिए। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा चुनौती सभी छात्र फेस करते हैं, जो मैं फील करता हूं, कि तैयारी तो शुरू कर देते हैं और शुरू में लगता है कि चलो पहले हम वनडे एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो वो पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज रेगुलर वैकेंसी आ रही है तो उस दिशा में मुड़ जाते हैं, थोड़ा सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे देते हैं, बीपीएससी का पीटी दे के देखते हैं, निकल जाएगा तो फिर मेंस दे के देखेंगे, फिर मेंस में क्या होता है देखा जाएगा। नतीजा क्या होता है कि ऐसे करके छात्र 4-5 अटेम्प्ट गंवा देते हैं। वो शुरू करेंगे 65वीं, फिर 66वीं, फिर 67वीं, 68वीं, 69वीं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बेसिक पे काम ना करके एग्जाम जब आता है उस समय उस एग्जाम के लिए काम करना शुरू करते हैं। ऐसे छात्रों के लिए जो उनके तैयारी का श्रृंखला है वो लंबा हो जाता है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप 1 साल बाद का छोड़ दीजिए, साल भर आप फाउंडेशन पे काम कीजिए, अपने बेस पे काम कीजिए। आप पीटी कम मेंस दोनों तरीके से चीजों को समझिए और पढ़ लीजिए, और जब उसके बाद आप फील्ड में उतरेंगे सिविल सर्विसेज के, तो यकीन मानिए कि जो इंटरव्यू के लाइन में खड़े हुए बच्चे हैं ना, उनके लाइन में आप खड़े होकर के कंपटीशन कर रहे होंगे, पीटी वाले के लाइन से आपका कंपटीशन नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस बार का 70वीं बीपीएससी। सीटों की संख्या बहुत थी, बड़ी संख्या में छात्रों ने अटेम्प्ट भी दिए, 20,000 से ज्यादा रिजल्ट भी आए। जब हमारे पास वो टेस्ट सीरीज में आए, क्लासेस में आए, तो पता चला कि इसमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जो मेंस का नाम भी नहीं ठीक से सुने हैं, कभी एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, न कभी सिलेबस देखा है मेंस का। उनके लिए 3 महीने में मेंस की तैयारी करना कितना गंभीर चुनौतीपूर्ण समय था। उन्होंने किसी तरह से ये समय निकाला, मेहनत की। अब परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का दौर रहा। ऐसे में वो छात्र बहुत ही कॉन्फिडेंट थे जो पीटी कम मेंस पहले से तैयार रखे हुए थे। जब उनका पीटी निकला तो उन्हें लगा कि अब हम मंजिल के 2 कदम आगे आ गए हैं। जो कोई पीटी निकाल के 1 कदम आगे आया है, मैं 2 कदम पहले से चल पड़ा हूं। तो इसीलिए सिविल सेवा की तैयारी कभी पीटी से नहीं होती है, सिविल सेवा की तैयारी सिविल सेवा की तैयारी से शुरू होती है, यानी पूरी मजबूती के साथ। और वो मजबूती के साथ बढ़ाया गया कदम निश्चित रूप से आपको सफलता तक लेके जाती है। तो आज चूंकि हमारे कई शिक्षक महोदय लोग आए हुए हैं और ये श्रृंखला थोड़ी लंबी भी चलनी है, आपसे भी वार्ता कुछ करनी है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं आप सभी के बीच अब समय नहीं लूँगा। आशा यही करूँगा कि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े, और आप भी अपने परिवार का और इसी डुटेरिया परिवार का भी नाम रोशन कर सके, यही शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद। थोड़ी ज़बरदस्त तालियां। और वाकई में सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से, विस्तृत तरीके से एडुटेरिया के उद्देश्य के ऊपर यहाँ प्रकाश डाला, और वाकई में एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सर के लिए। अब मैं आप सभी लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे 69th बीपीएससी के 5th रैंक होल्डर, जी हाँ,
हमारे आपके प्रेरणा स्रोत विनीत आनंद जी। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए विनीत आनंद जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है विनीत आपका। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, विनीत जी का शुभागमन मंच पर हो चुका है और ये हमारे देश के, हमारे समाज के भविष्य हैं। ये अब समाज और देश का भविष्य निर्माण करने वाले हैं बहुत ही सकारात्मक ढंग से। तो इन्हें अब मैं चाहूँगी कि सर के करकमलों द्वारा यहाँ सम्मानित किया जाए। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए विनीत आनंद जी के लिए। चलिए आइए उनसे जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा, कितनी सारी प्रारंभिक समस्याएं आई, संघर्ष आए। तो चलिए आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम विनीत आनंद है और 69 पीपीएससी में 5वां रैंक आया है जैसा आप जानते हैं। और अभी मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोस्ट पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ मुजफ्फरपुर में। और मेरी जर्नी जैसा कि सर ने बताया, सर के साथ ही शुरू हुई थी। मैं जब बीपीएससी की तैयारी करने आया था तो मुझे कंटेंट के बारे में पता नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे थे एग्ज़ाम देने, तो सडनली जब प्री शुरू होता था तो डायरेक्ट चले जाते थे एग्ज़ाम देने। तब सर का वीडियो मुझे मिला। सर का वीडियो मिला तो वहाँ पे हम लोग एक दिन के अंदर रिवीजन करके, जो बीपीएससी स्पेशल चीज़ें होती थी, एक दिन के अंदर रिवीजन करके हम लोग आते थे और प्री निकल जाता था। मैंने 5 अटैम्प्ट दिया है और एक भी अटैम्प्ट प्री में रुका नहीं। इसके पीछे जो सर का जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होता था बिहार स्पेसिफिक, उससे काफ़ी मदद मिलती थी। फिर जो 69th में मुझे सफलता मिली, इसके पीछे मैं एडुटेरिया परिवार के योगदान को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो मेरा वो इनरोलमेंट नहीं था। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि किसी दूसरे के इनरोलमेंट पे, एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। तो मैंने कहा कि एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए एडुटेरिया परिवार से कहीं सहयोग करे वो लोग। तो उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी इस टेस्ट सीरीज में कि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट कराया मुझे, और फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखता था। और उसका फीडबैक मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से इवैल्यूएशन किया कि मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और जो भी मुझसे पूछता था कि कौन सा अच्छा रहेगा टेस्ट सीरीज, मैं सबको ये सिलेक्शन से पहले भी रिकमेंड करता था कि जिस तरीके का उन्होंने रिव्यू किया है, अगर उस तरह का रिव्यू मार्केट में उपलब्ध हो तो बच्चे काफ़ी अच्छे से अपने जो मेंस आंसर राइटिंग हैं उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये पूरी मेरी जर्नी रही थी एडुटेरिया परिवार के साथ। और उसके बाद से जब भी मुझे कोई बोलता है कि कहाँ पे मुझे कोई कंटेंट बीपीएससी स्पेसिफिक मिलेगा, तो मैं पहला नाम लेता हूँ कि एडुटेरिया में आप जाइए, वहाँ पे सुरक्षित हाथ में हैं आप। वहाँ आपको कंटेंट भी बेहतर मिलेगा, मार्गदर्शन भी अच्छा मिलेगा, और टेस्ट सीरीज का तो मैं खुद कायल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। एक चीज़ से आप लोग और रिलेट कर पाएंगे कि इस बार 70वीं बीपीएससी मैंने भी मेंस दिया है। तो रिज़ल्ट आया था, उसके कुछ 10-15 दिन बाद प्रीलिम्स था। मुझे पता ही नहीं था कि होगा कि नहीं, सीट था ज़्यादा, तो सोचे कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि पिछले में मुझे अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाया था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूँ ऐसा कि प्रीलिम्स हो जाए। मैंने सोचा कि अब करंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जो एडुटेरिया का मैगजीन है उसी को करके जाऊँगा। और यकीन मानिए यहाँ से 30 के अराउंड क्वेश्चन आए थे, और मैं एक रीडिंग में वहाँ इतने अच्छे से हाईलाइट किया गया था कि एक रीडिंग में वो चीज़ें मैं एब्जॉर्ब कर पाया था। और फिर मेरा 112 नंबर आया है प्रीलिम्स में। तो ये एडुटेरिया परिवार का मेहनत है जो मैं 2017 से देखते आ रहा हूँ। हालांकि अटेम्प्ट तो मैं 2019 से दे रहा हूँ, लेकिन सर के पढ़ाने की जो शैली थी, मैं पहले से ही इनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। जो सर वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे उसी टाइम से, और उनका पहला वीडियो ही मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। अभी भी मैं देखने जाता हूँ कुछ भी तो उसी को, इनका जो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, ये सब जो चीज़ें हैं जो स्टैटिक है, मैं सर का उसी टाइम का वीडियो देखना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सर को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े मंच के सामने मुझे इंटरेक्ट करने का मौका दिया है। मैंने लाइफ में कभी इंटरेक्शन नहीं किया है, थोड़ी सी हेजिटेशन भी है, लेकिन आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतनी बड़ी भीड़ है और मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ से।
अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीपीएससी जो है 68 के बाद जो पैटर्न बदला है उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। बाकी तो फैकल्टी मेंबर आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे क्योंकि वो लंबे टाइम से इससे जुड़े हुए हैं और उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन 68 से मैंने महसूस किया है कि क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी डायनेमिक होते जा रहा है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो पहले वाली बीपीएससी नहीं रही है। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट पेपर देख के लगता होगा कि वही वापस आर्ट एंड कल्चर रिपीट हो रहा है, वही हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि सब लोग वो लिखेंगे अच्छे से। आप लोगों को जो सेकंड पेपर है जो पूरे डायनेमिक हो चुका है, करंट अफेयर्स है, जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, ये इतनी डायनेमिक हो गई हैं और दिन प्रतिदिन, जैसे 17th बीपीएससी जब हम लोग दे रहे थे तो क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ गया है। तो आप लोगों को जब उसको अटेम्प्ट करना होगा तो समय प्रबंधन बड़ा कठिन लगेगा। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होगा कि पहले तो आप फाउंडेशन अपना तैयार कीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज दे के इवेल्युएशन कीजिए अपने आप को कि किस तरह आप उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं मेंटर कुछ लोगों को कर रहा था इस बार, तो उन लोगों को देख रहा था कि सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट ही जा रहे हैं। मैं जहाँ बैठा था उसके बगल में जो लड़का बैठा था वो 3 बार इंटरव्यू दे चुका था, फिर भी दोनों पेपर में उसके 3-3 क्वेश्चन छूटे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि क्या डिमांड अब बदल रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फाउंडेशन को तैयार करना है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं 3 पेपर हो चुका है और एस्से काफ़ी डिसाइडिंग हो चुका है। तो एस्से के लिए आप लोग एक बेहतर रणनीति पहले से बनाइए। फाउंडेशन के समय ही आप लिटरेचर का बुक हो या कहीं कोर्स वगैरह हो, डाटा फैक्ट्स हो, उसका बेहतर कलेक्शन कीजिए। एडुटेरिया की मैगज़ीन काफ़ी सटीक आई है, जैसे कि जो बिहार स्पेसिफिक एस्से था उसमें भी 2-3 जो क्वेश्चन से डायरेक्ट आए हुए हैं। तो इनका शैली आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ बिहार स्पेसिफिक निबंध कैसे लिखे जाते हैं, निबंध की क्या बेहतर रणनीति होगी। ये सब चीज़ों को आप समझ के और तब एक निबंध का प्रॉपर प्लानिंग करके अपना एक नोट्स बना लीजिए, तब आप मेंस के लिए निबंध लिखने के योग्य होंगे। क्योंकि निबंध तो लगता है कि बहुत कम वर्ड्स में लिखना है, आराम से हम कर लेंगे, लेकिन निबंध में सब बच्चे आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन नंबर किसको आएगा? जो बेहतर ढंग से लिखेगा, जिसकी शैली बेहतर होगी, जो कोट्स अच्छे यूज करेगा, जिसके उस टॉपिक की समझ बेहतर ढंग से होगी। तो इसके लिए आपको पहले से काम करना होगा। आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद देखते हैं और चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं। मैं खुद 8 अटेम्प्ट दिया हूँ अलग अलग पीसीएस और यूपीएससी का, लेकिन एक पे फोकस ना करने की वजह से ही ये रिजल्ट इतना लंबा खींच गया। अगर मैं एक बार में बीपीएससी की तैयारी करता तो शायद बेहतर करता। मैं क्या करता था, जैसे प्रीलिम्स आया 10 दिन पहले उठाया घटना चक्र ये सब मैगजीन, उसमें से कुछ पढ़ के पहुंच गया, सर का वीडियो देख लिया, और इससे क्या होता था कि उतना मार्क्स करता था या तो इंटरव्यू कॉल होता था या मेंस से ही बाहर हो जाते थे। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो तैयारी है वो पहले ही हो जानी चाहिए प्रीलिम्स से। आपको जो भी नोट्स बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, आप पहले फाउंडेशन में बनाइए, उसके बाद पहले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपना इवैल्यूएशन देखिए, कितना स्पीड बन रहा है वो चेक कीजिए, और फिर आप प्रीलिम्स में बैठिए। निश्चित रूप से प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे चाहे कितनी भी सीटें हों। और उसके बाद जो आप मेंस की टेस्ट सीरीज जो 3 महीने का जो गैप मिलता है उसमें आप देंगे, वहाँ पे आपका एक अलग ही परफॉर्मेंस होगा। आप पहले ही उन 10% लोगों में होंगे जो इंटरव्यू कॉल में आते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि उस अनुसार रणनीति बनाएं और बेहतर मेंटरशिप को पकड़ें, बेहतर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और वहाँ से इवैल्यूएशन लेते हुए और फिर अपने आगे की तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक ओवरऑल है। बाकी सबको सिलेबस के बारे में तो पता है, तो मैं संक्षिप्त में एक रणनीति बताना चाहूँगा कि कैसे आप इनिशिएट करेंगे तैयारी को। तो सबसे पहले आप अपना जो बीपीएससी का है उसमें पीवाईक्यू और जो आपका सिलेबस है उसको बेहतर से समझिए, क्योंकि 40 to 50% जो सिलेबस है वो बार रिपीट होंगे। तो उसको आप ऐसे बेहतर ढंग से नोट्स बनाइए जिसमें इनोवेशन हो, मैपिंग का स्कोप हो, क्योंकि सब लोग वो क्वेश्चन लिखते हैं
लेकिन नंबर उन्हीं को ज़्यादा आते हैं जो अच्छे ढंग से लिखते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन का आप पहले से इतने बेहतर ढंग से अपना उसको इनोवेटिव वे से लिखना शुरू कीजिए, जिससे आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। एज वहीं पे मिलेगा, बाकी क्वेश्चन में आपको एज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सब लोग वो प्रिपेयर करके आ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि करंट अफेयर्स 2 सेक्शन में आ रहा है। GS1 के पेपर में जो करंट अफेयर्स आ रहा है, उसमें पहले होता था कि इंटरनेशनल रिलेशन भरा रहता था। अभी BPSC का पूरा पैटर्न बदलते जा रहा है, उसने नेशनल न्यूज़ को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आप उसको समझिए और नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों को पहले से ही कवर करते चलिए, उसका एक बेहतर नोट्स बनाइए। और तीसरा सेक्शन उसमें जो GS1 में पूछता है DI, इस बार सब लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि 68-69 की तरफ फिर वापस से DI वैसे ही आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेंदी पूछा और बहुत सारे लोग अटक गए। तो आप दोनों चीज़ों के लिए पहले से ही आश्वस्त हो जाइए कि टफ भी आएगा तो हमें कैसे मैनेज करना है, और इजी आएगा तब कैसे मैनेज करना है। सेकंड पेपर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सेकंड पेपर कंटेंट सेम है, सब कोई पॉलिटी लिख सकता है, ज्योग्राफी लिख सकता है, इकोनॉमी लिख सकता है, लेकिन वहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपकी बेहतर रणनीति होनी चाहिए कि 7 मार्कर में मुझे कितना पेज लिखना है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट का अपना एक रणनीति होना चाहिए कि पॉलिटी है तो उसमें करंट के कौन से क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, फिर स्टैटिक के कौन से तैयार करने हैं, उसके अनुसार फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन आता है, तो वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में खासकर। तो वहाँ पे देखिएगा अभी ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ा है, तो ज्योग्राफी वाले चीज़ों को आप पहले से तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमी तो डायनेमिक है, लेकिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन रिपीट होगा, वही NCERT में जो प्रायद्वीपीय भारत का जैसे अभी पूछा हुआ था, वही शीतकालीन वर्षा के बारे में पूछ रहा है। तो वो चीज़ें जो आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप फाउंडेशन के ड्यूरेशन में ही तैयार कर लीजिए, और फिर टेस्ट सीरीज में इतना लिख लीजिए कि वहाँ पे जाके आप जो 22 मिनट का 38 मार्कर लिखते हैं उसको आप 20 मिनट में, 19 मिनट में लिख पाएँ। इस तरह की आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो आप पहले से अवेयर रहिए, तब आप कंपटीशन में आगे आ पाएंगे। तो मेरे तरफ से यही आप लोगों को सुझाव है। बाकी 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो कोई भी आपकी क्वेरीज होगी तो इस पे बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि चूँकि हम लोगों की जर्नी जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन रही, तो ऑनलाइन में क्या होता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब स्टूडियो में पढ़ाता था तो एक कैमरा सामने लगा होता था और मेरा बोर्ड और मैं, पूरे रूम में कोई नहीं, तो मैं खुद उधर से बटन दबाता था और इधर सामने आकर के स्वागत है दोस्तों इडुटेरिया में आपका, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ। और चलता था ये 1-1.5 घंटे चलता रहता था, या आधे घंटे की, जितने देर की वीडियो होती थी। फिर मैं इधर से घूम के जाता था पीछे से, बटन बंद, उस समय का वीडियो रिकॉर्ड। तो वो जर्नी ये बता रहे थे, और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनसे मेरी मुलाकात रिजल्ट के बाद हुई है। ये नहीं है कि हाँ ये मेरे से रोज़ मिलने आ रहे थे और मैंने इनको पर्सनल गाइड किया इसलिए ये 5 रैंक आए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनमें शिद्दत होगी, जिनमें अपने लक्ष्य के पाने का जुनून होगा, वो कुछ मिलता है उसी को पा करके बड़ा बना करके बड़ा करके दिखा देते हैं। और इन्होंने ये करके दिखाया। और जब ये मिले तो ये भी बताएं कि मेरी दीदी है जो कि सब इंस्पेक्टर है, और वो भी आपके ही वीडियो देखा करती थी, और उन्हीं को देख के मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए, और वहीं से मैंने सीखा कि देखना है। तो हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मंजिल को पाया है, और उसमें हम लोगों का छोटा सा जब पता चलता है कि सहयोग रहा है, तो वो जो दिल को सुकून देता है, वो जो अंदर से एक एनर्जी देता है कि कुछ और कर लेना है, तो वहीं से मिलता है। थैंक यू विनीत। और चलिए अब मैं बिना किसी विलंब के आप सभी लोगों के बीच, आप सभी लोगों के समक्ष आपके बहुत ही प्रिय बुलाना चाहूंगी वरुण सर को। तो एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए वरुण सर के नाम। और हर रोज कहीं ना कहीं आप सभी वरुण सर को जरूर देखते होंगे सुबह 8 बजे, है ना? देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? वाह, दैट्स लवली। एक बार जबरदस्त तालियां आनी चाहिए।
थैंक यू मैम। सम्मानित शिक्षकों और छात्रगणों का एडिटोरिया के इस मंच पर स्वागत है। आज यूट्यूब मंच नहीं बोलेंगे, तो एडिटोरिया के इस मंच पर स्वागत है। और अभी जब ये वीडियो चल रहा था तो एक छोटी सी जर्नी शेयर करता हूँ। सर को मैंने देखा कि सर रो रहे थे। तो जब मैं नया एडिटोरिया में जुड़ा था तो सबसे पहले तो जब सबसे पहले दिन मिलने आया, सबसे फर्स्ट डे, जिस दिन मान लो कि पहला इंट्रो है, उसके बाद जब मैं घर गया तो मुझे लगा कि इतना जुड़ाव तो मैंने जहाँ 300 घंटे पढ़ाए एक महीने में, वहाँ भी फील नहीं किया जो जुड़ाव मैंने सर के साथ फील किया। तो फर्स्ट डे ही ऐसा लगा कि यही मेरे लिए सबसे सही मंच है। ये सबसे पहले दिन की बात है। उसके बाद एक दिन उसी के बीच में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि काफ़ी उसमें व्यस्तता रहती है। सर को लगभग 200 लोगों को, 200-250 लोग जो प्रत्यक्ष तौर पर सर को हैंडल करते हैं, और सबसे खास बात सर की ये है कि सर सबका फ़ोन भी रिसीव करते हैं। तो बहुत व्यस्तता थी और सर अचानक से एक दिन उस व्यस्तता में टॉपर्स आ रहे थे, तो सर अचानक से उठ गए। तो मैं बोला सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो सर ने कहा कि मेरी क्लास है, मैं क्लास लेने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। तो आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो दिन था वो काफ़ी हेक्टिक था सर के लिए, लेकिन फिर भी सर ने उसी डेडिकेशन के साथ उस दिन क्लास लिया। वो कहे सर कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को पढ़ाना ही है। तो आप जो ये जर्नी देख रहे थे जिसमें सर पसीने से भरे हुए हैं, ये जर्नी की राह जो होगी वो इतनी आसान नहीं होगी। और इसी का परिणाम है कि जो ये विनीत जी जो बैठे हैं, तो विनीत जी का जो नाम है, जब टॉपर्स जब होते हैं तो उसके बाद संस्थान ये चेक करता है कि मेरे यहाँ से कौन कौन पढ़ा है। और एडिटोरिया ने विनीत जी से बात नहीं की, विनीत जी का ही मुझे मैसेज आया कि सर मैं एडिटोरिया से पढ़ा हुआ हूं। ये है एडिटोरिया, जिसमें लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, सर को फोन आता है कि सर आप तो मेरा नाम भूल गए। ये एडिटोरिया की जो आप असली मेहनत देखेंगे वो ये है। और रही बात की बात, बाकी तो सभी ने बता दिया, सर ने भी बताया कैसे स्ट्रैटेजी है, हमारे टॉपर्स ने भी आपको स्ट्रैटेजी बताई। मैं यहाँ पर बस एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि जब मैं डेली ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो एक सवाल जो बच्चों का रहता है, उस सवाल पर मैं भी आना चाहता हूँ। बस एक सवाल, वो आपका भी होगा कि सर प्रीलिम्स पहले पढ़ें, मेंस बाद में पढ़ें, कि प्रीलिम्स और मेंस साथ लेके चलें? कुछ समझ नहीं आता कि क्या फाउंडेशन लेकर चलें कि प्रीलिम्स एक बार पढ़ लें फिर मेंस के लिए पढ़ने लगे। तो सर ने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया इस बार, कि जो बच्चे केवल ये सोच रहे थे कि मैं पहले प्रीलिम्स पढ़ लेता हूं, निकल जाएगा तो फिर मेंस पढ़ेंगे, ऐसा बहुत लोगों के माइंड में होता है, ये माइंडसेट रहता है। लेकिन उससे समस्या क्या आती है कि अगर आप प्रीलिम्स पढ़ लिए, फिर आप अगर मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 महीने का समय होता है। उसमें आपको 38 नंबर का सवाल भी लिखना है, उसमें आपको मेंस के लिए टॉपिक्स भी पढ़ना है, उसमें आपको एसे के लिए प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको समय प्रबंधन भी करना है। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क है कि आप 3 महीने या 2.5 महीने के इस समय में, पहले तो कुछ दिन रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इसमें भी लोग बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद काफ़ी जो समय बीत जाता है तो आपके पास 2-2.5 महीने का समय बचता है। और इसमें ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि आपको प्रीलिम्स पढ़ने के बाद फिर मेंस पढ़ें और उस मेंस को क्लियर कर लें। और इस बार बहुत सारे बच्चों ने मेंस दिया। इस बार बहुत सारे बच्चों की ये समस्या थी कि वो इंट्रोडक्शन तक भी नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि वो पहली बार बीपीएससी में मेंस आंसर लिखना बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद शुरू किए। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो मेरा यह सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा ना हो और आप जल्दी एग्ज़ाम को क्लियर करें, आपकी 10 वर्षीय योजना ना हो
तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर तैयारी करनी चाहिए। मतलब है कि आपको अपने फाउंडेशन पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी गहरी होती है उसके ऊपर बिल्डिंग बनता जाए, उस फाउंडेशन पर असर नहीं होता। तो आपको भी अपने फाउंडेशन पर वर्क करना चाहिए। आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ, जब एग्जाम आए, मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आप 1 से 1.5 महीने पहले आप जो है वो केवल प्रीलिम्स पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस, मतलब है कि हर दिन कुछ आंसर राइटिंग करना, कुछ भी आप जो भी आप लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में आंसर राइटिंग करना, पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आंसर राइटिंग करना। और इसीलिए हम लोगों ने भी, जो हम लोगों का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, ऑफलाइन फाउंडेशन बैच है, उसमें हम लोगों ने एक डेडिकेटेड, जैसे ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने प्रयास किया है कि चाहे तो शनिवार को हम लोग जो है, या फिर वीक में 2 दिन हम लोग जो है वो ये प्रयास करते हैं कि वो दिन केवल और केवल आपको आंसर कैसे लिखा जाए इस पर फोकस किया जाता है, केवल और केवल आंसर लिखने पर। क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि जब एग्जाम हो जाएगा, प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, उसके बाद आप 2 महीने में आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा यही आप सभी को सुझाव है। बहुत बार ये सवाल यूट्यूब चैनल क्लास लेते समय पूछा जाता है, तो उस समय उतनी विस्तृत जानकारी, अब क्लास होता है तो नहीं दे पाते, लेकिन आज आपको ये दे रहे हैं कि आप जो है अपनी तैयारी में फाउंडेशन को अपने साथ लेकर चलें। और जब ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी जर्नी, अपनी जो स्टूडेंट से अधिकारी बनने का जो सफ़र है, उसको आप बहुत आसानी से पूरा करेंगे। बात बाकी आपसे तो रोज़ मुलाकात होती है। थैंक यू। अब आगे बढ़ना चाहूँगी और सर्वप्रथम आप सभी लोगों के बीच एक बार फिर से हमारे आदरणीय शिक्षक गणों को अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। एक एक करके मैं आपका नाम पुकारूंगी और आपसे ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप कृपया करके मंच पर आएँ। तो सर्वप्रथम अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी A.K. Mehta sir. Could we please have you once again on the stage? Ladies and gentlemen, let's give it up for A.K. Mehta sir. I would now like to call upon stage Manish Raghuvanshi sir. Very, very warm welcome to you, sir. And I would now like to call upon on stage Ujjwal sir. Ujjwal sir, very, very warm welcome to you. Pooja Chauhan ma'am, I would request you as well to kindly come over the stage. Okay. So the next name is that of Aditya sir. Aditya sir, please मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप कृपया करके मंच पर पधारें। एक बार शानदार तालियां। आदित्य सर के साथ साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कृष्णा सर। कृष्णा सर, एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए कृष्णा सर के लिए। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी नीतू ढाका मैम। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अमित सर टू काइंडली कम ओवर दी स्टेज। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू अमित सर। शानदार तालियां अमित सर के लिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, all the esteemed faculty members of Eduteria family are already gracing this stage at this very moment. तो अब मैं एक एक करके हमारे फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन हमारे बीच रखें, अपना इंट्रोडक्शन हमारे बीच प्रेजेंट करें। एंड लेट्स बिगिन विथ यू सर। ओके, वंडरफुल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी शिक्षकगण हैं और आप लोगों के पास ज्ञान का एक बहुत ही बड़ा असीम भंडार है और आज स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत ही अच्छा मंच भी है, मौका भी है, बट समय का थोड़ा सा अभाव है, एक सीमा है जिसका पालन हम सभी लोगों को करना है। तो सभी फैकल्टी मेंबर्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ द टाइम लिमिट। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और मैं यहाँ पे
मेरा नाम अमित कुमार शिवांश हुआ और इरुटेरिया टीम ने, इरुटेरिया फैमिली ने मुझे हिस्ट्री पढ़ाने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं बहुत तहे दिल से इनके जो है शुक्रिया मैं देना चाहता हूं। चूँकि अगर बात किया जाए कि अगर आप इरुटेरिया टीम में आते हैं तो बस एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि उसके साथ में आप आइए कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार का। अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखने के लिए है। और पूरा का पूरा जो कलेक्टिव प्रिपरेशन होता है प्रीलिम्स का और मेंस का, अगर आप साथ में करते हैं तो निश्चित ही हमारे टीम के साथ में अगर आप जुड़ करके यहाँ के स्टडी मटेरियल को पढ़ करके आप बहुत जल्दी जो है सफलता पाइएगा। और एक जो लंबा टाइम होता है कि आप बहुत लंबा समय अगर देते हैं तो एक उदासीपन आ जाता है, लेकिन आप शुरू से ही बहुत इफेक्टिव वे में पढ़ाई करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी ही सफलता के जो है दरवाज़ा पर रहिएगा। एक और बात हम कहना चाहेंगे आपसे कि कंपटीशन बहुत भारी है और इस भारी कंपटीशन में एक मोटिवेटिंग लाइन आपको हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। इस भारी कंपटीशन में अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए और आपका मेहनत जो है वो ज़रूर एक दिन रंग लाएगा। और हम लोग सभी इस मुहिम में आपके साथ में मिल करके लास्ट तक आपके साथ बने हुए हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का जो बात है उसको समाप्त करना चाहूँगा और आगे मैम जो है वो थोड़ी शानदार तालियां अमित सर के लिए, क्या बात है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सो सबसे पहले तो मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। आज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हम साइंस का सेक्शन के साथ डील करते हैं, साइंस का सेक्शन लेते हैं। और बिहार आने के बाद हमने जो फील किया है कि यहाँ पर अगर बेसिक साइंस की हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्कूलिंग लेवल पे साइंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है और बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व हम थी कि ऑलमोस्ट तो बच्चा फाउंडेशन बैचेस के अंदर आता है तो एक रट्टाफिकेशन वाला जो चीज़ है वो बहुत चलता था कि बच्चा कहता है कि सीधा क्या करिए कि मैम आप साइंस के फैक्ट्स दे दीजिए, लिखा दीजिए और उससे हमारा काम हो जाएगा कि हम लोग रटेंगे और रटने से हमारा काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे तब एजुटेरिया टीम के साथ जुड़े और बच्चों ने तब पढ़ना शुरू किया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि धीरे धीरे वही बच्चे आज ये कहते हैं कि मैम आप जो साइंस है, साइंस को माइंड मैप की तरह ही पढ़ाइए क्योंकि रट्टाफिकेशन से कभी काम नहीं होने वाला। एंड साइंस इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन। तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो स्टैटिक फैक्ट्स तो आप क्लियर कर लेते हैं, बट तब जहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात आती है वहाँ पर कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो धीरे धीरे आप ही लोग हैं जो आगे बनने वाले हैं डीएसपी और डीवाईएसपी। तो आप सभी का बहुत बहुत सबसे पहले तो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। तो हम कहेंगे कि वो जिस पे उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। वो जिस पे उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, उगता हुआ सूरज इजाज़त मांगता है क्या, उगता हुआ सूरज इजाज़त मांगता है क्या। तो आप ही है वो उगता हुआ सूरज और पूरी एजुटेरिया परिवार आप लोगों के लिए यहाँ पर इतनी मेहनत करती है। यानी कि हमने ये देखा है हमारे यहाँ पर एक छोटे यानी कि अगर हम बात करते हैं जो फाउंडेशन में स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं वहाँ से लेकर के जो मेंस के टेस्ट सीरीज़ में बाकी सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी। और हाँ, एक और बात मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बहुत ही महान कवि हैं राहत इंदौरी साहब जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी दो लाइनें हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो कहते हैं कि फैसला जो भी हो मशहूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होनी चाहिए। तो ये जो समय होता है इश्क और जंग के बीच का होता है। तो अगर इश्क करना है तो इश्क भी किताबों से कर लो और जंग अगर करनी है तो जंग कराने के लिए तो हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए तैयार हैं। आइए तो सही अपने अस्त्र और शस्त्र को उठा करके तो इश्क और जंग किताबों से कर लिया ना जिस दिन,
तो उस दिन मोहब्बत भी आपके साथ होगी और वो मुकद्दर भी आपके साथ होगा। धन्यवाद। वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और जब भी मेरी क्लास शुरू होती है तो मैं सबसे पहले एक ही बात पूछती हूँ कि कैसे हैं आप सभी, बताइए। एकदम बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। सुना ही नहीं दिया लेकिन पूछा होगा ना आपने, आई नो दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, एडुटेरिया टीम की मुझे यहाँ बुलाया। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो सबने मुझे बोला था कि बिहार से लोग दिल्ली आते हैं एंड यू आर गोइंग टू बिहार फ्रॉम दिल्ली। सो आई थॉट कि एक बार मैंने सोचा कि सही कर रही हूँ क्या, कैन आई कम ओवर हियर। तो एक बार माइंड में आया था कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ याद आई, मुझे मेरा सब्जेक्ट याद आया, हिस्ट्री। और जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि इंडियाज़ अर्लीस्ट एम्पायर वाज द मौर्यन एम्पायर, राइट। और भारत में पहली बार अखंड साम्राज्य की नींव रखी थी और वो रखी गई थी मगध में। और मगध कहाँ पे है? बिहार। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो जो पूरा साम्राज्य चला था ना, वो अकेले ना तो चंद्रगुप्त मौर्य से चला था, ना वो अकेले अशोक से चला था, वो चला था ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है। और वी आर हियर टू क्रिएट ब्यूरोक्रेट्स। सो इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया में बिहार जाना बहुत वर्दी होगा और आई डिसाइडेड कि आई विल गो देयर। और मैं कल ही यहाँ पे पहुँची हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज जब मैं ये पूरा स्टेडियम ऐसे भरा हुआ देख रही हूँ तो और भी ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ मैं। और मुझे 9 साल हो गए यूपीएससी में पढ़ाते हुए, और अभी ये एडुटेरिया ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिससे मैंने पीएससी पढ़ाना शुरू किया है। और इट्स बीन अराउंड 2 months इससे जुड़े हुए। और जब मैंने देखा कि सब चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई बात नहीं, बन तो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं ना, प्रशासन बन रहा है ना, और ये बनना चाहिए, ठीक। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी कि आप सभी बीपीएससी को प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि आपका अपना स्टेट है। क्योंकि जब कुछ करने को का मौका मिले और अपने घर से करने का मौका मिले ना, तो रियली बोल रही हूँ, उसका प्राउड बहुत अलग होता है, ठीक है। लेकिन एक वादा आप भी करना कि जैसे मैं दिल्ली से बिहार आ गई, ऐसे आप सिर्फ बिहार में मत रुकना, ठीक है। बिहार पीसीएस क्लियर करना और उसके बाद यूपीएससी में आना। यूपीएससी में आना क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत सिर्फ बिहार में नहीं है, ठीक। तारीफ कर रही हूँ आप लोगों की, खुश हो जाइए, ठीक है। तो बिहार से शुरुआत हुई थी अर्लीस्ट एम्पायर की, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये रियलिटी बोल रही हूँ, कोई बनाई हुई बात नहीं है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट और मगध एम्पायर और प्रशासन की नींव जो बिहार से रखी गई थी ना, उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं एडुटेरिया के साथ जुड़ी हुई थी। ये सच बता रही हूँ, वरना इससे पहले भी बहुत सारे पीसीएस के लिए मुझे बोला गया था, मैंने कभी हाँ नहीं बोला। मैं कहती थी कि नहीं, मैं सिर्फ यूपीएससी में पढ़ाऊँगी। और पहली बार मैंने पीसीएस स्टार्ट किया है, बिहार पीसीएस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितनी मेहनत मैंने यूपीएससी में की है, उतनी मेहनत मैं पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए ज़रूर करूँगी। और सच बता रही हूँ, 9 सालों में मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, बनते हुए देखा है, और मैं अब आप लोगों को बीपीएससी क्लियर करके बनते हुए देखना चाहती हूँ, रियली। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। खूब मेहनत करिएगा। और जैसे सर ने बोला है ना, फाउंडेशन बैच, ठीक है, यूपीएससी में यही फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ कोई पीटी अलग नहीं होता, कोई मेंस अलग नहीं होता, यहाँ इंटरव्यू भी अलग नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, जो तैयारी होती है ना, उसमें एक चीज़ बोली जाती है कि जो आप बनना चाहते हैं ना, वो आप फर्स्ट डे से बनिए, ठीक है। क्योंकि पहले कुछ अपने भीतर बनना पड़ता है, तब दुनिया को समझ में आता है कि आप कौन हो, ठीक है। सो प्रिपेयर फ्रॉम पीटी कम मेंस, पीटी और मेंस दोनों एक साथ से आप शुरू करिए। और डे 1 से अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाइए। अपना पर्सनालिटी कैसी होती है,
ऐसे कोई देख के थोड़ी ना पर्सनैलिटी होती है, वो होती है आपके विचारों से, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, तो वो डेवलप कीजिए। इस हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ समस्याएं गिनते हैं, जो समाधान ढूंढते हैं ना, वो यहाँ बैठे हैं। क्योंकि जो समाधान ढूंढेगा ना, वही ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नमेंट में आने की बात करता है, ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी का इतना जोश देखकर, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आकर। तो लगभग 1-1.5 महीने यहाँ पे हूँ, खूब शिद्दत से पढ़ाएंगे और आप भी खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और कल जब मैं होटल पहुँची थी तो उन्होंने बोला था होटल वालों को देखिए मैडम पहली बार बिहार आई हैं, नाम खराब ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो जाते जाते मैं भी कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी को एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देख के और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच एंड शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मैम। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए मैम के लिए, ज़बरदस्त तालियां। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। Very good afternoon. This is Ujjwal here, and I take polity classes in English medium. तो सबसे पहले तो प्रवीण सर और वरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे एजुटेरिया के साथ जुड़ने का मौका दिया, है ना। इसके पहले भी हम लोग जो है वरुण सर साथ में कई और भी प्लेटफॉर्म से साथ में जो है बच्चों को मेंटर्स और गाइडेंस ये सब प्रोवाइड कर रहे थे। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एजुटेरिया का जो माहौल है यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, ये माहौल कहीं और नहीं है ना। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एजुटेरिया, है ना। और प्रवीण सर का तो सबसे मतलब कि जो जर्नी, जो वीडियो मैंने देखा है ना, इतनी डिटेल में जिन्होंने समझाया, तो इससे मैं भी प्रभावित हूँ, और जाहिर सा बात है कि आप लोग भी इनसे इंस्पायर्ड हुए होंगे, है ना। तो ये तो बात हो गई। और जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया कि जो हमारा भारत का इतिहास और मगध का इतिहास है, तो यहाँ पर क्या है, जो भारत का इतिहास है वह बिहार से है, और जो भारत का भविष्य होगा वह बिहार से होगा, है ना। और आप सभी लोग जो हैं सो देश के भविष्य हैं, है ना। तो ये यकीन मानिए कि अगर आप कल को ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है एजुटेरिया में बहुत मेहनत करती है। अभी जैसा मेंस का जो एग्जामिनेशन कंक्लूड हुआ है, मैं खुद वहाँ पे 3 से 4 क्लासेस पर डे प्रोवाइड करता था। किसी बच्चे से ज़्यादा मेहनत यहाँ की फैकल्टी करती है। और यकीन मानिए, मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे एजुटेरिया के चैनल पे, हमारे क्लास से जो भी नोट्स जो भी हमने प्रोवाइड किए हैं, पूरा स्लाइड बाय स्लाइड मैंने शेयर किया है। डिट्टो वही क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है। और ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स की पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक सपना लेकर के चल रहे हैं कि हमें बिहार को सर्व करना है, या फिर हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है, किसी भी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स बनना है, तो आप बेहिचक जो है एजुटेरिया के साथ में जुड़िए और हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़िए। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने देखा अभी मेंस के क्लासेस के दौरान, जो टेस्ट सीरीज ये सब होता था, तो उसमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पॉलिटी उतना अच्छा कमांड नहीं है। तो मैंने पूछा, भाई तूने पॉलिटी नहीं पढ़ा तो पीटी तरह कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि सर पॉलिटी पीटी में तो 10 क्वेश्चन आता है, उसको हमने स्किप कर दिया। तो मैं बोला कि भाई आप मेंस को क्या करोगे, मेंस तो स्किप नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई नहीं करते हैं, पीटी और मेंस को साथ लेकर के नहीं पढ़ते हैं, तो लक बाई चांस आप पीटी क्वालिफाई कर भी जाओगे, मेंस में आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं हो पाएगा, है ना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करिए, और हमारे साथ आप, है ना, जुड़ करके अपने फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी और भी फैकल्टी को मौका दूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष रघुवंशी, और आज जो भी मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रोफेशनली मैं लॉयर हूँ। लॉयर होने से पहले मैं 3 साल तक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सेक्टर से मैं रहा हूँ, और पढ़ना पढ़ाना मेरी हॉबी है। ज्योग्राफी में मैंने मास्टर्स भी किया, कंपनी सेक्रेटरी भी लगभग कोरोना में निपटा दिया, थोड़ा बहुत बचा है। तो पहली चीज़ ये है कि जो पूजा मैम ने कहा था अभी कि बिहार पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, कैसा रहेगा। घर वाले कह रहे हैं कि बिहार जाओगे, सब लोग बिहार से यहाँ आते हैं, तो उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2013 में पहली बार बिहार आना हुआ था हमारा क्लासेस लेने के लिए, और एक बड़ी संस्था से जुड़े थे हम, और तब उन्होंने जब हमसे कहा कि आपको बिहार जाना है क्लास लेने के लिए, तो हमने उनसे पहली बार में कहा नॉट एट एनी कॉस्ट,
और चूँकि उस संस्था में जो डायरेक्टर थे वो हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप बिहार आइए, अगर आपको अच्छा ना लगे, ठीक, जो मीडिया जो इमेज बनाता है बाहर, उसी को देख करके सब बिहार को समझते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए, 2-4 दिन हमारे साथ रहिए। जब हम DU में लॉ कर रहे थे तो हमारे साथ ही थे जुबली हॉल हॉस्टल में, और वो PhD कर रहे थे। तो जब हम यहाँ आए उसके बाद लगभग 1 वीक के लिए रुकना था, लेकिन उसके बाद ऐसा रुके कि उसके बाद से तो रुके ही हुए हैं, और अब 2025 हो गया है, ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस, और यहाँ इतने अभाव हैं, और उन अभावों के बाद भी जो जिजीविषा है लोगों में, वो हमको बहुत मोटिवेट करती है। और सबसे अच्छी बात हमको बिहार के बारे में ये लगती है कि इस देश को अगर भारत, अखंड भारत कोई अगर चीज़ बनाएगी तो यूपी और बिहार ही बनाएगा। पूरे देश में हर कोने में आप जाइए, वहाँ भारत की जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, उसको फैलाने का लोग काम करते हैं। तो बातें तो फिर होती रहेंगी ये, अब आपको कुछ पढ़ने लिखने वाली कुछ बात बताते हैं। अभी 25 तारीख से मेंस की शुरुआत हुई, और 24 तारीख को रात को एक स्टूडेंट लगभग 8 बजे, जब हम जा रहे थे ऑफिस में ही थे, अब चूँकि जो बाहर से लोग आते हैं तो होटल के अलावा दूसरा ऑप्शन ऑफिस ही होता है, वही सोसाइटी होती है, तो ऑफिस में ही थे। नीचे गेट पर एक स्टूडेंट मिली, उसके साथ फैमिली के लोग भी थे, और उसने कहा, एकदम यंग स्टूडेंट, सिर्फ ग्रेजुएशन, अभी एग्ज़ाम जो इस बार देना ही है, रिजल्ट वगैरह उस प्रोसेस में है, और प्रीलिम्स पास हो गया है, और अगले दिन 25 को मेंस है। ठीक, हो सकता है आपके बीच में स्टूडेंट हो, नाम तो हमने नहीं पूछा उसका, लेकिन उसने हमसे कहा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कल एग्ज़ाम है। तो हमने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको एग्ज़ाम जाके देना चाहिए। तो बोले बस दिया था, तैयारी कर रहे थे, ठीक, प्रीलिम्स के लेवल पे SSC वगैरह ये सारी, और BPSC भी हो गया। तो अब एक दिन में क्या हो सकता है, एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, आपको बैठ करके काम करना चाहिए। ठीक, हमारे दादाजी कहा करते थे कि अगर स्वर्ग पाना है तो मरना खुद ही पड़ेगा। हम आपके दिशा दिखा सकते हैं कि दिशा वो है, जाना वहाँ पर है, BPSC के लिए इस तरीके से करना है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। अभी जब ये मेंस की क्लासेस शुरू हुई, तो मेंस की क्लासेस में बच्चे 70% बच्चे जो क्लासेस में रियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो टीचर्स को करनी पड़ती है। कि बच्चे हैं, एकदम नए बच्चे हैं, अगर क्लास में आ गए हैं, पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गया, जैसा कि BPSC का नेचर बहुत ही अनप्रेडिक्टिव है आज की डेट में, तो बच्चे 70% बच्चों का अगर तैयारी ही नहीं है, उनको कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, तो एक दिन में नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम आपके साथ जितना कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आपको भी उतने स्तर पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा जितने जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। तो डेली लिखिए, चाहे कुछ करें आप। कई लोग समस्या बताते हैं कि सर पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं, पूरा लगता है कि वॉश आउट हो गया है। या फिर जब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद किसी दिन क्लास में टीचर पूछ लेता है कि चलिए एक चीज़ है, कोई इशू है, उस पर बताइए, तो एकदम बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, और लोग बच्चे सर छुपाने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि सर हमसे पूछ लें। एकदम पढ़ा है, सब कुछ समझा है, लेकिन रिकॉल ही नहीं होता है। तो रिकॉल कैसे होगा, जब आप करोगे तब होगा। लोग पढ़ते जाते हैं और लिखने का काम तो करते ही नहीं है। आइडियली आप लोगों को कम से कम 25% लिखने पे जोर देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग समय पे रिस्पांस दे सके। अभी जो लोग मेंस दिए हुए हैं उनसे आप बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि पेपर पूरा नहीं कर पाए। पहला समस्या तो पढ़ने का है कि पढ़ के ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद दूसरा समस्या है कि जो टाइम लिमिट है उसमें डिलीवर करना है। तो डिलीवर कैसे होगा, जब तक आप रेगुलर काम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आप उन चीज़ों को भी अचीव कर पाते हैं जिनको नॉर्मली नहीं कर पाते। अपना जो आपका जो एड्रेनलिन का लेवल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स आ गया है तो ग्राफ ऊपर चढ़ गया, उसके बाद आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो गई है। अगर आपको सफलता चाहिए तो लगातार आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, लगातार हार्डवर्क होना चाहिए। फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं, अभी क्लासेस जो शुरू हो रही हैं, अगर आपको करना है तो फाउंडेशन सबसे बेस्ट स्टेज होता है, उसमें समय मिलता है 3 महीने का समय, उसमें सारे सब्जेक्ट करने हैं। कैसे हो पाएगा? ठीक, तो रियल सक्सेस आपको चाहिए तो थोड़ा समय दीजिए, अपने से दीजिए,
कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं रेगुलर पढ़िए, और जितना भी पढ़ते हैं कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में उसको कम से कम रिकॉल करके 8-10 लाइन उसके बारे में लिखिए। इस तरीके से जो ब्लैकआउट वाली समस्या है वो नहीं होगी, ठीक है। तो फिर और लोगों को भी मौका देते हैं, क्लासेस होंगी या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपसे इंटरेक्शन होगा। अब तो बिहार में ही रहना है फिलहाल। बिहार जो है वो ऐसी भूमि है जहाँ पे लोगों में इतनी जिजीविषा है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक। ठीक, थैंक यू। जबरदस्त, और बहुत बहुत स्वागत है सर का। एक बार जबरदस्त तालियां आनी चाहिए सर के लिए। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ से उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं, विद्यार्थियों और विशेष करके एडिटोरिया टीम के संस्थापक प्रवीण सर का और मेरे बाबूजी भी उपस्थित हैं, उनका आने का शुक्रिया। आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेन रीजन है कि हम लोग तैयारी किस रूप में करें। अधिकतर समस्या आती है कि तैयारी किस रूप में करें, पीटी करें कि पहले पीटी करें फिर मेंस करें। अधिकतर जब हम क्लास में जाते हैं तो एक बड़ी चुनौती मिलती है हम लोग को टीचर्स के समक्ष कि सर लिखने ही नहीं आ रहा है, हमें आयाम ही पता नहीं चल रहा है, और दूसरा समसामयिकी मुद्दे से हमको जोड़ करके समझने में प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसा कि 70 बीपीएससी का जो प्रश्न अगर GS2 का आप लोगों ने देखा होगा तो GS2 का प्रश्न पूरी तरह से समसामयिक के मुद्दों से जोड़ करके पूछा गया है, और जिसको अब जिस व्यक्ति ने जिस तरीके का रिजल्ट आया है, बहुत बड़ी संख्या में रिजल्ट आया था, लगभग 20,000 के आसपास रिजल्ट आया था, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने बैठा भी। अधिकतर स्टूडेंट के समक्ष जो नए नए आए थे उनके समक्ष एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि मैं लिखूं कैसे, मैंने कभी मेंस का कोई प्रश्न लिखा ही नहीं है, कभी लिखा ही नहीं, और जब लिखा ही नहीं तो मैं एग्जाम में क्या करूँगा। मेरे समक्ष एक उदाहरण आया था एक स्टूडेंट्स का कि वो ऐसे का एग्जाम दिया, उसके बाद अगले दिन गए ही नहीं। अब ये स्थिति थी उस स्टूडेंट के समक्ष, क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम्स ये थी कि उन्होंने पहले फैक्चुअल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, समय कम मिला, और अब मेंस में आकर के बैठे। मेरा ये कहना होता है कि जब भी तैयारी करें तो फाउंडेशंस के आधार पर तैयारी करें, प्री और कम मेंस तैयारी करें, और साथ साथ जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो साथ साथ लेखन शैली को भी ध्यान में रखें, क्योंकि अनंतिम आपका स्थिति रहती है कि हम किस रूप में आंसर्स को एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जरूरी होता है। और वह जरूरी सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आती है, लगातार सतत प्रयास से आती है। जैसा कि मैम ने कहा था कि बिहार के समक्ष ब्यूरोक्रेट की बात कर रही थी मैम, तो मैं तो यही जानता हूँ कि बिहार में दो ही पैदा होते हैं, या तो राजनीतिक या ब्यूरोक्रेट। बिहार में और दूसरा पैदा ही नहीं होता, या तो राजनीतिक होता है या ब्यूरोक्रेट होता है। अब भैया ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए एडिटोरिया चर्चित रहा है पिछले कई समय से, 68, 69, अब 70 भी लगातार जो है ब्यूरोक्रेट के रूप में बिहार को बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी प्रदान किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं और फाउंडेशंस के आधार पर तैयारी करें। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि सर सब ने सब कुछ बोल दिया है, बता दिया है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फाउंडेशंस के आधार पर ही तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बार मैं चाहूँगी सर के लिए थोड़ी ऊर्जावान तालियाँ। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। सर लोगों ने अभी बताया है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, तो हम चाहेंगे आप लोग ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के साथ साथ नियमित रूप से लिख के हम लोगों को दिखाइए, और जिस तरीके से हम लोग बताते हैं सीनियर होने के नाते उस चीज़ों पे फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर मंजिल मिलेगी, हम आशा करते हैं। और संक्षेप में अपनी बात समाप्त करते हैं। थैंक यू। Thank you so very much, sir, for abiding by the time limit. Thank you so much for that. गुड आफ्टरनून आप सभी को। थोड़ी तालियां सर के लिए, जबरदस्त तालियां। आई एम श्री कृष्ण कुमार और मैं एडिटोरिया में साइंस फैकल्टी हूँ। बस एक लाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, बस एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कहने का मतलब आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो बैठे हैं, आप सभी का सपना है एक सफल ब्यूरोक्रेट बनना, IAS या DSP बनना। तो हम एडिटोरिया परिवार आप सभी से वादा करते हैं कि आप अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहो, हम आपको कभी गिरने नहीं देंगे और इस राह में आपको सक्सेस जरूर प्राप्त करवाएंगे। थैंक यू। Thank you so very much, sir. Thank you. And I would request all the faculty members to kindly remain with us. मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण सर हमारे बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं।
सभी शिक्षकगण का आभार कि आज बच्चों के बीच में आप सभी उपस्थित रहें और अपने शब्दों के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन प्रदान किया। और मैं अपने टीम के सभी शिक्षकगणों को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से आप सभी को कभी असुविधा ना होगी और ना ही किसी छात्र को हम लोग असुविधा होने देने का प्रयास करेंगे। और दूसरा कि मैम आई हैं दिल्ली से, तो अभी रिसेंटली जो बोरिंग रोड पे इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट हो रही है फाउंडेशन की, तो मैम ही शुरू कर रही हैं। तो स्वागत है मैम, और हिस्ट्री से ही शुरू कर रही हैं, तो आपको हिस्ट्री बिहार का समझने का और जानने का अवसर तो बार बार मिला, इस बार बिहार में आकर हिस्ट्री समझाने का मौका भी मिला है। तो आशा करेंगे कि हमारे बच्चों को आप बहुत बेहतर सिखा पाएंगे। तो सभी लोगों का धन्यवाद, और हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि कुछ बच्चे थोड़ा अब घर जाने के मूड में भी आ रहे हों धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक गुण होता है। खास करके हम लोग जब छात्र रहते हैं तो उछलते रहते हैं हमेशा, मतलब लगता ही नहीं है कि कभी शांत बैठ जाए। तो मुझे पता है कि कुछ देरों में आपके भूख लगने लगेगा, तो कभी लगेगा कि किसी का फ़ोन आ गया है। तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा कार्यक्रम, 1 घंटे के अंदर ही हम लोग समाप्त करेंगे। आगे कुछ आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, आपको के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, और उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर से नंबर ले लिया। चलो, बड़ा प्राउड सा फील नहीं हो रहा आपको? बार बार बिहार 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 हो रहा है ना? पता है जब हर जगह से बार बार आ रहा है ना, हाँ बिहार से ब्यूरोक्रेट्स, बिहार से साम्राज्य, ये वो, तो मुझे भी मेरा स्टेट याद आ गया। देखो अपना भी तो याद आता है ना। ठीक है। वैसे काफ़ी सालों से हमारी फैमिली दिल्ली में रह रही है, लेकिन बाय बर्थ हम हरियाणा से हैं। और हरियाणा में 2-3 तरह के लोग होते हैं, या तो किसान होते हैं, या जवान होते हैं, या खिलाड़ी होते हैं, और तीनों ही अड़ियल होते हैं। तीनों ही ऐसे होते हैं जो मतलब हारना तो जानते ही नहीं है। उनको एक ही काम आता है, जीतना। बस काम कोई भी करे शिद्दत से करते हैं। ठीक है। और मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। ठीक है। और बड़ा आसान नहीं होता किसान परिवार से और यहाँ तक पहुँचना, लेकिन फिर भी फैमिली जब आपकी सपोर्टिव हो और आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर लेते हो। तो दे सपोर्टेड मी, और मैं यहाँ हूँ। और मैंने अक्सर अपने परिवार को ये कहते हुए सुना, जो आप सभी के बहुत काम आएगा, याद रखिएगा उसको ज़रूर। ये कहा जाता है कि आप किसानों की लाइफ देखिए, आप सभी मतलब ज़्यादातर लोग आपके यहाँ पे भी किसान परिवार से जुड़े हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि चाहे बारिश ज़्यादा हो जाए फसल ख़राब हो जाए, चाहे बारिश ना हो उसकी वजह से फसल ख़राब हो जाए, लेकिन किसान अगले साल फसल उगाना नहीं छोड़ता। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आप भी सीखिएगा, मेहनत करना मत छोड़िएगा। जो भी हो, रिज़ल्ट जो होगा वो एक बार आप अपना काम अपनी शिद्दत से करो, बाकी परिणाम जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। A very big thanks to all our wonderful, amazing faculty members. It was great to have you all on the stage, and I'm pretty sure that all of you must have learned a great many amazing things by means of their wonderful, wonderful talks and speeches. So thank you so much to you once again. I would request you people to kindly have your respective places. And I would request Praveen sir, Barun sir, and Vinit Anand ji to kindly remain on the stage. मैं आप सभी लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय जॉइंट कमिश्नर जीएसटी विभाग श्री नरेश कुमार जी, जो कि आज हमारे बीच अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एडुटेरिया परिवार के लिए, आप सभी छात्र व छात्राओं के लिए। तो एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए। Shri Naresh Kumar, a very, very warm welcome to you, sir, on behalf of the entire Eduteria family. We are extremely delighted and honored to have you among us today. And I would request you to kindly say a few words. What a beautiful, beautiful moment. एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए।
A very small token of love and honor from our side to you, sir. Please do accept this. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहूँ उसके पहले ये कहूँगा कि जो कामयाब होते हैं उनके चेहरे पर आप उनको अगर पहचानना हो कि इसमें कौन कामयाब होगा और कौन कामयाब नहीं होगा, तो उसके एक पैमाना मैं बताता हूँ कि कामयाब होने वाले के चेहरे पर हमेशा एक चमक होती है, हमेशा खुशी होती है, हर परिस्थितियों में मुस्कुराता है। एक बार आप लोग हंस लो यार, दिल से हंस लो, दिल से। और जो काम करना, जैसे अभी जंग और मोहब्बत की बात हो रही थी, जो काम करना दिल से करना, मोहब्बत भी करना तो दिल से करना, और जंग भी करना तो दिल से करना। कामयाबी से कोई रोकने वाला नहीं है। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं छोटे भाई के रूप में प्रवीण बाबू से मिलने का कई दफा प्रयास किया। दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में थोड़ा सा प्रवीण बाबू से बात हुई। सच में आज मैं प्रवीण बाबू को छोटा भाई से ज़्यादा मैं अपना गुरु मानने की स्थिति में हूं, और आवेदन दे रहा हूं कि उटेरिया में जिस रूप में आप मुझे जोड़ सकें जोड़ लें। विद्यार्थी के रूप में जोड़ें, मुझे फक्र होगा। मैं पिछले 15-17 सालों से गांव के टूटे फूटे हारे, जो मन के हारे हैं, टूटे हैं, उनके अंदर में सिर्फ विश्वास पैदा करके, आत्मविश्वास पैदा करके हजारों की जिंदगी बदली है, ये सपून के साथ कह सकता हूं। आपके बीच आना, यूटेरिया में आना, ये सौभाग्य की बात है, और इतना प्यारा भाई को मैं गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। वरुण बाबू, प्रवीण बाबू, बहुत कनेक्टेड मैं फील कर रहा हूं आपसे। मैं शिवहर में 26 साल का मेरा एज ए सिविल सर्वेंट एक्सपीरियंस है। मैं अभी जॉइंट कमिश्नर हूं जीएसटी में, जिसे पहले सेलटेक्स कहा जाता था। मैं शाहबाद सर्किल में हूं, भोजपुर में। मैं शिवहर में 4 साल एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, बाद में प्रमोट होकर के डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिव ऑफिसर सर्विस दिया। और शिवहर से अगर कोई लाल निकला है तो जानो वो लाल यूं ही नहीं निकला होगा। मैं 2007 में शिवहर गया था तो मुझे लगा था कि कोई पाप किया हूं, बुरा ना मानना प्रवीण बाबू, सजा जैसा लगता था। ना वहाँ एजुकेशन, ना वहाँ लाइट, ना रोड, ना बीच, कुछ भी नहीं। ग्रेजुएशन, वो जो ठीक उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज तो दूर की बात थी। वहाँ डिग्री कॉलेज शायद हमारे एक बड़े आईएएस डीएम साहब राजकुमार बाबू हुए, संभवतः उस समय पहली बार डिग्री कॉलेज का वहाँ नहीं पढ़ा था। और अगर उस इलाके से कोई निकला है तो बहुत ही मजबूत और उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी होगा। मजबूत आदमी हार सकता है, ईमानदार आदमी कभी नहीं हार सकता है। और 1.5 घंटे में मैंने जो प्रवीण को गौर से देखा, जो मेरे अंदर में क्षमता है, 50 साल का हो चुका हूं, 26 साल से सिविल सर्वेंट हूं, रोज आदमी को ही पढ़ता हूं, तो जो इन्हें मैंने पढ़ा है, 2 चीजें पढ़ा है। एक चीज, इतना ईमानदार आदमी जल्दी नहीं मिलता है, और दूसरा, इस आदमी में एक जुनून है, एक बेचैनी है, एक सुंदर संसार बनाने का। मेरे भाइयों, गुरुजनों, मेरे बेटे बेटियां, अगर ये 2 चीज सिर्फ हो जाए ना, सिर्फ 2 चीज रट्टा मार लो। साहब लोग, हमारे गुरुदेव लोग बहुत पढ़ाए, बहुत पढ़ाएंगे, और रियली बेहतरीन और उम्दा टीचर यहाँ हैं। लेकिन 2 बातें सिर्फ याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर में ईमानदारी हो जाए, चाहे युद्ध लड़ने का या मोहब्बत करने का। जंग करके जितने लोग महान नहीं हुए, पत्थर काटने वाला वो मुसहर परिवार का आदमी, वो 60 साल 70 साल की उम्र में बोड़ा पहनने वाला मोहब्बत के बदौलत अमर हुआ है।
शायद जंग लड़ने वाले लोग नफरत के हिस्से में उनका इतिहास लिखा जाता है और अपना भी बहुत खून बहाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाला इस धरती पर अलग होता है और वो मोहब्बत ईमानदारी से करता हो। अगर आप में ईमानदारी है आप कभी नहीं हार मानोगे। और दूसरी बात, आपके सपनों में सिर्फ आप ना हो, आपके सपनों में आपके आसपास वो दुनिया कोई भी हो सकती है। आपकी क्षमता अगर एक परिवार बनाने का है, आपकी क्षमता आपको स्वयं को बनाने का है, आपको अपने बच्चों का बनाने का है, आपकी क्षमता बिहार बनाने का है, देश बनाने का है, दुनिया बनाने का है। एक सपना आपके अंदर में ना मरे और वो सपना होना चाहिए कि एक सुंदर संसार मैं बनाऊं। मैं जब धरती से जाऊं तो कम से कम एक आदमी ही सही, वो 4 आदमी कंधा देने वाला ही सही, फक्र से कंधा दे कि मैं एक ईमानदार और एक नेक आदमी को कंधा दे रहा हूं। कभी नहीं हारोगे, लिख लेना। घर के दरवाजे पर जहां तुम पढ़ोगे, जहां तुम रहोगे, ये 2 बातें लिख लेना, ईमानदार होना और एक नेक होना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी हम लोग अगली बार सुनाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम प्रवीण बाबू का थोड़ा समय का दबाव है। हम लोग अगली बार कभी मौका मिलेगा, हम तो ऐसे भी इनका विद्यार्थी बन चुके हैं, तो मुझे तो ये छोड़ेंगे नहीं। गुरु तो अपने शिष्य को नहीं छोड़ता है, भले शिष्य छोड़ दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for encouraging the students in such a beautiful manner. एक बार सर के लिए तालियां। अब मैं मंच पे उपस्थित प्रवीण सर से अनुरोध करूंगी कि वो बुक लॉन्च के बारे में हमारे बीच ज़रूर कुछ कहें, अपने विचारों को व्यक्त करें। एक बार थोड़ी शानदार तालियां प्रवीण सर के लिए। हमारे टीम में शिक्षक के रूप में A.K. मेहता सर जुड़े हुए हैं और उनका काफ़ी सहयोग रहा है फाउंडेशन बैचेज़ में, मेंस बैचेज़ में, टेस्ट सीरीज़ के बच्चों को मोटिवेट करने में। और उन्होंने अपने अथक परिश्रम से पॉलिटी की एक किताब लिखी है जो मूलतः पीटी, मुख्य परीक्षा, राज्य लोक सेवा से लेकर के संघ लोक सेवा तक के लिए वह किताब उपयोगी होगी, छात्रों के बीच में जा सकती है। तो आज सबसे पहले हमारी पूरी टीम उनको बधाई देगी और इसी मंच से हम लोग इस बुक का अनावरण करेंगे और ये बुक 1 सप्ताह के बाद आप सभी के बीच पहुंच जाएगी। तो काइंडली इस बुक का एक वीडियो है, उसे शेयर किया जाए। थोड़ी बेमिसाल तालियां। सीनियर फैकल्टी ऑफ एडिटोरिया, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो मैं यहाँ क्लास लेता रहा हूँ लंबे वक्त से, आपके समक्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण सूचना लेकर गया हूँ। एक आपने जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखी है, यह वीडियो क्लिप जो आप पुस्तक के संबंध में आप देख रहे हैं, यह मैंने ही लिखी है पुस्तक। यह पुस्तक यूपीएससी और बीपीएससी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पीटी के साथ साथ मेंस को भी कवर करती है। पीछे पूछे गए सारे प्रश्न, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं, राजस्थान रख लें, यूपी रख लें, एमपी रख लें, सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को यह ध्यान में रख करके लिखी गई। स्टूडेंट्स को समक्ष एक बड़ी समस्या रही है कि एनसीईआरटी के समझ कैसे विकसित करें और समसामयिक मुद्दों से जोड़ करके कैसे देखें। यह पुस्तक उसी एनसीईआरटी और समसामयिक मुद्दों को आधार बनाते हुए और उसे जोड़ते हुए आपको दिखाती है। इस पुस्तक के अध्ययन से एक बड़ा लाभ यह होगा कि इससे फैक्ट के साथ साथ लेखन शैली, जो स्टूडेंट्स की एक बड़ी समस्या रही है, लेखन शैली को सुधारने में भी यह सहायक रहेगी। एक बहुत बड़ी कमी थी मार्केट में कि उन्हें एक उस तरीके की पुस्तक नहीं था जो फैक्ट के साथ साथ विस्तृत कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखे। इस पुस्तक की रचना इसी को ध्यान में रख लिखी गई है कि यह आपको पीटी के साथ साथ फैक्ट के साथ साथ उन मुद्दों को भी समझाए और उसे लेखन शैली में आप उसका प्रयोग कर सकें। इसलिए सूचना देना चाहता हूं और एक उम्मीद भी रखता हूं कि यह आपको आपकी सफलता में, यह पुस्तक आपके लेखन शैली को सुधारने में भी सहायक रहेगी और साथ साथ आपको एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपने अध्ययन के लिए इस पुस्तक को आप आधार बना सकते हैं। धन्यवाद।
मंच पे A.K. मेहता सर और उनके पूज्य पिताजी आए हुए हैं, तो कृपया मंच पे आएँ और इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। साथ ही हम आमंत्रण करना चाहेंगे हमारे टीम में पॉलिटी से जुड़े हुए उज्जवल सर का, संतोष सर का, थोड़ी प्लीज आए तालियां। और इस पुस्तक का विमोचन किया जाए। मेहता सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द इस अवसर पर। ये जो पुस्तक है ये पिछले 5 सालों का अथक मेहनत है। पिछले मैं 2020 से मैंने ये लिखना शुरू किया था। बहुत समस्याएं, कभी मैंने लिखा, कभी छोड़ा, कभी स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझा कि कहाँ प्रश्न बनते हैं, कहाँ प्रश्न छूटते हैं। मैं स्पीचलेस हूँ कि मैंने इस पुस्तक को लिखने में मैंने काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई और यह पुस्तक की 3-4 विशेषताएं मैं बताना चाहता हूँ। पहली विशेषता तो यह कि एक आसान शब्दों में लिखी गई है। दूसरी विशेषता यह कि पीटी के साथ साथ मेंस को लेकर के ध्यान में रखते हुए लिखी गई है और साथ ही प्रीवियस प्रश्न जो यूपीएससी बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो स्टेट पीसीएस से पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करती है। तीसरी बातें हैं कि समसामयिक मुद्दों के समक्ष एक स्टूडेंट के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि समसामयिक मुद्दों से हम किस रूप में जोड़ करके देखें। यह पुस्तक समसामयिक मुद्दों को भी जोड़ती है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शंस हो, चाहे जो भी समसामयिक मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, उस सारे मुद्दों को यह पुस्तक समेटती है। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता है कि जब हम लेखन शैली करते हैं तो निष्कर्ष किस रूप में लिखा जाए, यह पुस्तक उस संबंध में भी अपना उत्तर प्रस्तुत करती है। इसलिए यह पुस्तक आपके लिए एक आदर्श स्वरूप एक आपको एक मार्ग प्रशस्त करेगा लेखन शैली में। और जिस तरीके से GS2 में पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की भूमिका बढ़ी है 70वीं बीपीएससी में, आप देखे होंगे, उसमें यह आपको आपका सारा प्रश्न का सॉल्यूशन ये पुस्तक आपको करती है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि यह आपके जीवन में, आपके मार्गदर्शन में, सफलता में यह आपको एक सहयोगी कार्य करेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर। और एक बार मैं चाहूंगी उनके परम आदरणीय पिताजी के लिए एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक शिक्षक था राम बाबू हाई स्कूल हिलसा। ये हमारे पुत्र हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अध्ययन किया, आप लोगों को पुस्तक दिया। क्या बात। मैं अभी सुना, जितने व्यक्ति वक्ता थे सबों ने एक स्वर से बतलाया, मैंने सार तत्व निकाला। ईमानदारी, यह दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षक ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं, छात्र ईमानदारी पूर्वक ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, तो बहुत ही सुंदर बात कही सर आपने, और मैं चाहूंगी उनके लिए जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। चूँकि इतनी देर की चर्चा के सार में एक हम लोगों का मुद्दा था बिहार, तो हम लोगों ने बीच में, चूँकि मेरा जुड़ाव स्पेशली बिहार से ज़्यादा रहा, जब मैं बिहार स्पेशल पढ़ाया करता था यूट्यूब पे, तो मैं इकलौता था जो बिहार के कंटेंट्स को कंपाइल करके बच्चों के बीच लेके आया था, और उसका बहुत फ़ायदा बहुत सारे छात्रों को मिला। तो हम लोगों ने एक यूट्यूब पर एक टॉकिंग हिस्ट्री बिहार करके एक सीरीज़ लाया था, जिसमें हम लोगों ने बिहार के अलग अलग साइट्स के उसके जानकारी को थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से, थोड़ा वीडियो क्लिप के माध्यम से अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया था। बहुत सारे बच्चों को पसंद भी आया। कुछ लोगों ने आश्चर्यजनक से वहाँ पे कमेंट किया कि एडुटेरिया में इस तरह का भी वीडियो एनिमेशन वाला बनाया जा सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर जब हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं, वाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। कोई कटिंग नहीं, कोई क्लिप नहीं, सीधा बटन दबाया, बटन खोला, जो वीडियो बन गया वो यूट्यूब पे जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें लाई। हमारे टीम में कुछ लोग जुड़े जिन्होंने इसको करके दिखाया। तो एक छोटा सा बिहार के ऊपर प्रस्तुति है वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं कि ये बिहारियों के लिए गर्व की अनुभूति को दर्शाएगा। कृपया इसे चलाया जाए। गंगा की गोद में
बहती एक धरती है जिसके कड़कड़ में इतिहास की दास्तां सुनाई देती है, जहां गूंजती है तलवारों के शोर से लेकर ज्ञान की वाणी। वही है बिहार जिसकी मिट्टी कहती है अपनी अनूठी कहानी। इन खंडहरों में सम्राट अशोक और धम्म की शक्ति है, जिसमें त्याग, शांति और नीति की कीर्ति है। यहाँ चाणक्य ने लिखी राजनीति की कहानी। वही है पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी, जहाँ रंगे सांस लेती हैं, जहाँ हर एक रेखा विचार गढ़ती है। माँ से बेटी, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है निशानी। यहीं की संस्कृति में बसी है मिथिला की चित्रकारी। राजगीर की ये दीवारें, बराबर की गुफाएं, नालंदा की ईंटें अतीत की गहराइयों में समाई। वैशाली का गढ़, यक्ष यक्षिणी की कहानी बसी है जिसमें युगों की चेतना पुरानी। यही बुद्ध ने लिया आसन, यही मिला उन्हें निर्वाण, यही महावीर ने बनाया जैन धर्म महान। यही है बिहार जहां दर्शन, नीति, परंपरा थिरकती है। हर कण, हर श्वास इतिहास की गवाही भरती है। आज जब तुम सिविल सेवा की राह पकड़ रहे हो तो याद रखना, तुम केवल एक परीक्षा नहीं दे रहे हो, तुम उस विरासत के वाहक हो जिसने देश को सोच सिखाई, जिसने आत्मा को दिशा दी और चेतना जगाई। ये बिहार है विचारों की जन्मभूमि, ज्ञान की खान। यहाँ हर कण में बसता है बुद्ध, महावीर और चाणक्य का अभिमान। तुम सिर्फ अफसर नहीं बनोगे, इस माटी की आवाज बनोगे। तुम उस परंपरा के वाहक हो जो युगों युगों तक गूंजोगे। और यही आवाज जो आज तुम अपने भीतर से उठाओगे, कल इसी देश का इतिहास बनाओगे। एक बार जोरदार तालियां हमारी टेक्निकल टीम के लिए जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया। और कई बार जब मैं ये वीडियोस देखता हूँ तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूँ कि जो कभी टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे था, जब मैंने यूट्यूब वीडियो की बात हो रही थी तो मैं शुरू करना था, तो मैंने 2-4 जो मेरे स्टूडेंट ही थे एक्चुअली, उनसे पूछा कि चैनल कैसे बनता है यूट्यूब पे। उन्होंने हमें सिखाया था 1-2 दिन आकर के मेरे घर पे बैठ करके कि ऐसे ऐसे सर क्रिएट करेंगे तो चैनल बनेगा। एक कैमरा ला करके देते हैं, हम आपको एक रिकॉर्ड करके दिखाते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग होगी, अपलोडिंग कैसे होगी, मोनेटाइजेशन क्या होता है। कुछ नहीं पता था मुझे, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। और आपको एक बार उस समय का खुशनुमा एक एहसास बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, वो शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। तो यही सीज़न जो है वो बरसात का शुरू हो गया था, शादियां बंद हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हारे यहाँ शादी होना नहीं है, तो कैमरा रख के उसको धूल लगा रहे हो, तुम हमको दो, इस 3-4 महीने में हम 10-15 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और मैंने उससे वो शादी वाला कैमरा फ्री में लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इन्वेस्ट करता, कैमरा खरीदता, माइक खरीदता, सेटअप लगाता। और उन्हीं कैमरों से मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं वो शुरुआती वीडियो थे। तो वहाँ से शुरू हुआ जर्नी, और जब यहाँ दिखाई देता है तो एक प्राउड फीलिंग एक पूरे टीम की तरफ से मुझे भी होता है। वीडियो देखा हो, रविराज जो 69th बीपीएससी में हम लोग यहाँ जुड़े थे और वो यहाँ से जुड़ करके 69th बीपीएससी में सफल हुए थे। उनकी सफलता इसलिए और ज़्यादा मायने रखती है कि वो देख नहीं सकते थे और उनकी माँ उनके कदम कदम पे उनका साथ देती थी। वो पढ़ करके उनको सुनाती थी और वो सुन करके याद करता था। हाल ही में आए यूपीएससी में उन्हें आईएएस मिला है और उनकी जर्नी को एडुटेरिया ने एक वीडियो के माध्यम से साझा किया था। उसकी एक छोटी सी झलक अभी आप लोगों को दिखाई जाएगी। ये आपके जीवन में रोशनी लाने की एक दिशा में एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन हो सकता है कि जो संसाधनों के अभाव में इतना बेहतर कर सकता है, यदि संसाधन उनको मिलते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। काइंडली उस वीडियो को थोड़ा प्ले किया जाए। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे बचेगा?
किसी के मरते मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था। जो मरेगा कैसे मरेगा, जो बचेगा कैसे बचेगा। मेरा नाम रवि राज है। मैं नवादा ज़िले के तियार पंचायत के मोहली ग्राम का वासी हूँ। मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, विशेष करके मेरी मम्मी, जो कि मेरे फ्रेंड एंड गाइड रहे, उनका बड़ा योगदान है कि खोया मैं जिस बेरा वो मंजिल पे जा खड़ी, कि रुसवाई का मैं पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब काटा है मेरा रास्ता, उससे भी पहले मेरी माँ की दुआएं आई। तो मेरी मम्मी घर का काम करने के साथ साथ मेरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाती थी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरी मम्मी किताबों को पढ़ा करती थी और मैं सुनता था और समझता था और चीज़ों को याद करता था, और फिर मुझे जब आंसर राइटिंग करवानी होती थी तो मैं मम्मी मुझे प्रश्न पढ़कर सुनाती और फिर मैं आंसर को पढ़ता। तो कुल मिलाकर मेरी पढ़ाई इसी तरीके से चलती रही। और होली, दिवाली, दशहरा, विगत कई होली, दिवाली और दशहरा हम लोग को ध्यान नहीं है कि हम लोग बहुत स्वतंत्र होकर मनाए हों, फ्री होकर के मनाए हों, बिकॉज़ हमारा पूरा का पूरा डेडिकेशन और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होता। और लक्ष्य हमारा क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड था, तो हम लोग बिना किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए निरंतर पढ़ते रहे, और मेरी मम्मी बिना थके बिना रुके मुझे पढ़ाते रहे। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। खाना बनाते हुए उनको पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाने के दौरान बहुत सी समस्या आती थी जो समझ में नहीं आता था, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको कौन सा पॉइंट नोट करना था, क्या करना था। 7.84% को हाईलाइट कर दो। तो मैंने इसके लिए एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और वहाँ पे मैंने जो भी एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट आयोजित किए गए थे, मैंने सारे टेस्ट को लिखा। उस पर मेरे को प्रॉपर फीडबैक दिया जाता, और वहाँ पे हम लोगों की कॉपी चेक करने वाले थे आदित्य सर, उनका एक अच्छा रोल रहता। वो कॉपी पे प्रॉपर फीडबैक लिख करके देते कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, किसे सुधारा जा सकता है। तो इसके साथ साथ वहाँ हम लोगों को एक मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता, जो कि अपने आप को इम्प्रूव करने का एक बेहतर माध्यम था। तो इसे हम लोग पढ़ना चले गए थे। हाँ सर, अपना हम लोग एक एडिटेरिया करके इंस्टीट्यूट है, सब बढ़िया है, अपना बताइए। उसमें टेस्ट देने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर तो कोई सब्सक्राइबर आता था नहीं, इसकी कॉपी इसका टेस्ट आधा घंटा में फ्री होकर कॉल करते हैं आपको। जिस समय कहा जाता है खुशी उसमें लगा कि मेरे को पंख होती तो उड़ जाती रे, ना रसिया वो बाल। लेकिन आज भी हम बहुत खुश हैं, और अभी भी हम अपने बच्चा को देखते थे, हमको नहीं लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है। जाके हमको तो अभी भी हम सब मुँह देखते रहते हैं, लेकिन सब लोग बेटा ही बोलता है कि नहीं माँ हम हो गए, नहीं हम तुमको लगता है। हाँ, एक बात है, माँ है तो माँ हम बोल के कुछ कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। इसके पापा हैं, इसके पापा बोलते नहीं हैं, इसके पापा बोलते नहीं, इसके पापा सिर्फ लेकिन हम इसके पापा से भी कहते हैं कि अब वो तड़प नहीं है, अब वो नहीं है, अब आप भी खुश हो जाइए, हम भी खुश हैं, हम लोग का सब कष्ट दूर हो गया है। क्योंकि जब बच्चा 6 पायदान पे ऊंचा सीढ़ी पे चढ़ जाता है तो लगता है नीचे अब नहीं गिरेगा, क्योंकि पीछे से हम देख रहे हैं ना, जिस जगह पर उसको पीछे से देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे पापा भी कहते हैं कि मत अब तड़पिए, अब नहीं तड़पिए, अब तड़प का दिन समाप्त हो गया है। अब हम लोग दोनों साथ में चलेंगे, साथ में रहेंगे, बेटा मेरा साथ में रहेगा। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे बचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा, कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था। जो कराहेगा कैसे निभाएगा।
ना यह शहादत थी, ना यह उत्सर्ग था, ना यह आत्मपीड़न था, ना यह सजा था। किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था? जो बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, जो बचेगा कैसे बचेगा। सबको उस अवसर के आगे बैठा दें और ये मान के चलें कि हमारे पास चुनौतियां बहुत थी, इसलिए इस अवसर को हम स्वीकार नहीं कर पाए, या उस अवसर को अपना भाग्य बना लें, मेहनत करके उसको पा लें। सबको मिलता है, आपको भी मिला है। अगले कुछ साल आपके इसी उधेड़ बुन में चलेंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे। कुछ सालों में अधिकारी बनकर आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप पीछे हट जाते हैं तो कुछ सालों में आप दूसरों को अधिकारी बन देखते हुए अपने आप को बस यही दिलासा दे रहे होते कि काश उस समय था, मैं शुरू कर सकता था। तो आज के इस मेगा सेमिनार में, जो कि इडुटेरिया का पहला सेमिनार था, इससे पहले इस तरह का कोई भी आयोजन हम लोग नहीं किए थे। सिर्फ सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह प्रतिवर्ष हम लोग आयोजित करते थे। इस बार हुआ कि बहुत सारे छात्र हैं पटना में जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको साथ एक सेमिनार करके उनके साथ संवाद किया जाए। कुछ बच्चे रो रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा इमोशनल स्टोरी था। मैं भी जब पहली बार इस वीडियो को देखा था तो मैं भी काफी इमोशनल हो गया था कि लाइफ संघर्ष देता है, चुनौतियां देता है, और उस चुनौतियों को पार कर जाते हैं तब आपको खड़े होने का मौका देता है। तो आज के इस इवनिंग में, इसके अलावा इस मेगा सेमिनार में एक स्पेशल अनाउंसमेंट रहेगा कि जो लोग अभी चाहते हैं कि हम उस फाउंडेशन में एडमिशन लें, 3 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं 6 मई से। राजीव नगर ब्रांच पे यदि बात करें तो हिंदी मीडियम का सुबह में और इंग्लिश मीडियम का शाम में। हिंदी मीडियम में मेरी कक्षाएं प्रारंभ होंगी 6 मई से। इंग्लिश मीडियम में पूजा मैम हैं, उनके माध्यम से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। और दिनकर गोलंबर पर भी 6 मई से शाम में बैच प्रारंभ होगा, नया फाउंडेशन बैच, जो कि ए.के. मेहता सर के द्वारा वो बैच प्रारंभ किया जाएगा। और इस तीनों बैचों में ही ऑफलाइन आपको दिनकर गोलंबर पर फिलहाल क्लासेस चलेगी। इसके अलावा दिल्ली में भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली में भी जो ब्रांच है हमारा, वहां पे चलेगा। और आप सभी को एक हर्ष का विषय ये है कि रीजनल सेंटर में हम लोग गया में पहला सेंटर जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। थैंक यू आप लोगों का यहाँ आने के लिए, और बहुत हर्ष का अवसर रहा हमारी टीम के लिए। बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक शॉर्ट पीरियड में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचनाएं दी कि एक सेमिनार आयोजित हो रहा है, और इतनी संख्या में छात्र आए, हौसला बढ़ाया। हमारी टीम को और उत्साह मिला कि और बेहतर करके दिखाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, और जिसमें हम लोगों ने इतना कठिन मेहनत किया था मेंस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और इसमें जो छात्र एग्ज़ाम दिए होंगे, शायद अगर उनसे आपका संपर्क हो तो पूछ सकते हैं कि उसमें सीधे सीधे सारे प्रश्न जो है वो इडुटेरिया टेस्ट सीरीज से आए हुए थे। और ये हॉल, जो सेमिनार हॉल आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सेमिनार हॉल भरा रहेगा इस बार इडुटेरिया के सफल छात्रों से 70वीं बीपीएससी में। 2000 सीटों में से अगर 1000 से कम आया तो फिर मेहनत करने का मजा ही कहाँ आया। मैंने तो शुरू में ही बताया था कि अगर रिजल्ट सीट आता है उसमें आधे से अधिक इडुटेरिया के नहीं है तो फिर मेहनत करने का मजा ही क्या है। और इस बार 2000 सीटें हैं तो 1000 से ज़्यादा सीटों को बुक करके इतना बड़ा सेमिनार हॉल भरा रहेगा सफल छात्रों के साथ। तो आगे के जर्नी में आप भी उस श्रृंखला में बने रहें, आप भी सफल हो करके अपने परिवार, माता पिता और समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आज के इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। थैंक यू।